हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बिहार दरोगा फुल एंड टेस्ट सीरीज़ में। ये हमारा टेस्ट नंबर आपका 9 है और इस टेस्ट को हमने थोड़ा सा प्रयास किया है प्रत्येक टेस्ट के अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा लेंदी बनाने का। मतलब इसमें क्या है, ज़्यादा हमने स्टेटमेंट वगैरह दिया है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन उसका स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन को टफ बना सकता है। तो जहाँ पहले का सेट में आपको 75 के आसपास अगर स्कोर आ रहा तो हम बोले थे कि सेफ है। इसमें क्या है कि अगर बोल सकते हैं कि 65 प्लस अगर स्कोर आपका आ रहा है तो आप सेफ हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेंदी बनाया गया है। तो हो सकता है कि टाइम वगैरह में थोड़ा इशू आया होगा बनाने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि 16 महाजनपद के बीच निम्नलिखित में से कौन सा गोदावरी नदी किनारे स्थित है। मतलब कि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है, बौद्ध ग्रंथ है जिसमें। तो 16 महाजनपद तो बोलता है कौन सा है गोदावरी नदी के किनारे है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपको दिखाई देगा। यहाँ पर क्या है, आपको गोदावरी नदी, क्या है आपको गोदावरी नदी हो गया, ठीक ना। और यहीं पे क्या है, असमक है, ठीक है। इसका राजधानी कहाँ था, आपको पुटली था। इसको बोलते हैं कि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद। देखिए जितना यहाँ पर क्या है, आपको नर्मदा नदी है, इसके ऊपर में क्या है, सब मैक्सिमम महाजनपद है। मतलब 15 महाजनपद ऊपर में, एक महाजनपद कहाँ है आपको नीचे में। तो दक्षिण भारत का यह मात्र एक जनपद हो गया, महाजनपद। तो ये कौन है, तो ये कौन हो जाएगा आपको, असमक। कौन हो जाएगा, असमक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको सही, ठीक ना। बाकी अगर अंक की बात करते हैं तो अंक तो बिहार में था, इसका राजधानी चंपा था, है ना। अवंती की बात करते हैं तो अवंती क्या देखिए यहाँ पर है, उज्जैन इसका राजधानी था, ठीक ना। इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रथम संपादक कौन था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका आपको लिखा गया था महात्मा गांधी द्वारा। कहाँ लिखा गया था, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में लिखा गया था। और इसका प्रथम जो आपका संपादक थे तो कौन थे, मनसुख लाल नज़र। मनसुख लाल नज़र। तो संपादक पूछेगा तो मनसुख लाल नज़र, लेकिन इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया तो महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है। महादेव देसाई की अगर बात करते हैं तो महादेव देसाई महात्मा गांधी के लंबे समय तक पर्सनल सचिव थे। जब महात्मा गांधी अपना आत्मकथा, जिसको बायोग्राफी बोलते हैं, बायोग्राफी नहीं बोले ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है जो खुद से लिखा जाता है, खुद से लिखा जाता है, ठीक ना। आत्मकथा इसको बोलते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो यह एक्चुअली में क्या है, गुजराती भाषा में लिखा गया था, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। लेकिन इसको अंग्रेजी भाषा में कौन ट्रांसलेट किया था, महादेव देसाई। और जब महादेव देसाई का मृत्यु हो गया था और नोआखली में दंगा, नोआखली अब वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है, तो नोआखली में दंगा हुआ था। तो पूछा गया कि नोआखली दंगा के समय महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो कौन थे आपको, प्यारे लाल, प्यारे लाल थे। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। बाकी आप यंग इंडिया की बात करते हैं, यंग इंडिया, हरिजन की बात करते हैं, है ना। ये सब क्या है, महात्मा गांधी का पत्रिका है। इनमें से कौन सा, एक और पूछता है, हिंद स्वराज बड़े पूछता है, महात्मा गांधी द्वारा ही लिखा गया है। इनमें से कौन सा सही नहीं, मतलब आपको गलत पहचानना है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होता है। यह मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ से होता है। देखिए ये भारत हो गया, और यहाँ क्या हो गया, भूमध्य महासागर हो गया, मेडिटेरियन सी हो गया, इधर कैस्पियन सागर हो गया। तो इस साइड से क्या करता है कि नमी लेकर के आता है, खासकर भूमध्य महासागर से। अब भारत के उत्तर भाग में क्या करता है, ठंडा के दिन में बरसात कराता है ना। तो इस पश्चिमी विक्षोभ से होता है। हाँ, इसी पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, इसी को वेस्टर्ली बोलते हैं, इसी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहा जाता है, सही है। और इसी पश्चिमी विक्षोभ से जो राजस्थान के एरिया में बरसात होता है उसको क्या कहते हैं, मावट कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता है कि वर्षा जल को बोलते हैं पालर पानी। क्वेश्चन पूछा गया दरोगा में, आगे चलिएगा। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय व मानसूनी, ये भी आपको सही है। अगला बोलता है कि भारत में जब मानसून सर्वप्रथम प्रवेश करता है तो तमिलनाडु राज्य में जून महीना में पहले सप्ताह में प्रवेश करता है। समझिए, भारत में मानसून जो होता है ना, ये आपको क्या होता है, यहाँ प्रवेश करता है, इधर प्रवेश करता है, अरब सागर से प्रवेश करता है। और यहाँ जून के पहला सप्ताह में प्रवेश करता है, सही बात है। लेकिन ये क्या होता है, केरला में, कहाँ होता है, आपको केरला में होता है, ये आपको तमिलनाडु में नहीं होता है। तो ये क्या है, गलती दिया गया है, यहाँ पर केरल हो जाएगा, ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पहचानना है। तो आइए सही कथन को पहचानने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पूछा गया कि सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा था। बिल्कुल सही बात है। भारत के पहले मुख्यमंत्री राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अब देखिए, चाहे तो भारत के पहले मुख्यमंत्री रहेगा, चाहे तो राज्यपाल, दोनों अलग अलग है। तो भारत के पहले मुख्यमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको सुचिता कृपलानी है। और भारत के प्रथम राज्यपाल के बोलेंगे तो सरोजिनी नायडू है। तो यहाँ मुख्यमंत्री राज्यपाल दोनों ऑप्शन में दिया गया, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
तो सही काटना है तो पहले जहाँ जहाँ दो गलत काट दी, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर क्यों, सब में दो है और दो तो गलती हो गया। तो इसका मतलब 1 3 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप सबको नहीं पता रहता, अगर ये भी पता रहता तो काम चल जाता। बाकी देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय महिला थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अब कौन थी यहाँ नहीं दिया गया, खाली दिया गया है कि 1925 से कानपुर देश में बनी थी। हाँ भाई बनी थी, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, ठीक है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछता थी एनी बेसेंट थी। ये 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी और यह कहाँ की थी, आयरलैंड की थी। ये भी क्या आपको सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको डी नंबर 1 3 4। यहाँ पर आपको करना क्या है, गलत कथन को क्या करना है, पहचान करना है। यहाँ पर आपको गलत कथन की पहचान करना है। सिलवास वन मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के अमेजन घाटी में पाया जाता है। सही बात है, ब्राज़ील में अमेजन घाटी है या दक्षिण अमेरिका में बोलेंगे, वहाँ पर क्या होता है, सिलवास नामक वन पाया जाता है। ये वर्षा वन है, वर्षा वन पाया जाता है। वर्षा वन एक तरह का है, इसी को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी बोल सकते हैं, आपको सही है। खाद्य श्रृंखला के इंटरलिंकिंग पैटर्न को खाद्य जाल बोलते हैं। हाँ, मतलब फूड चेन के जो इंटरलिंकिंग पैटर्न होता है उसे फूड वे बोलते हैं, सही है। विषाणु भी आप घटक होते हैं, नहीं। देखिए, एक होता है आपको कवक जिसको फंगस बोलते हैं, एक होता है आपको बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं जीवाणु। ये दोनों क्या होता है आपको अपघटक या डिकम्पोजर होता है, लेकिन विषाणु अपघटक आपको नहीं होता है, ठीक ना। तो ये गलत हो गया, तो वो गलत कथन की पहचान करना था, तो यही हो जाएगा आंसर, आपको सी हो जाएगा। बाकी देख लीजिएगा, लिंडमैन 10% नियम क्या बोलता है कि प्रत्येक आगे वाला स्तर में पीछे वाला स्तर का मात्र 10% ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। मतलब समझे क्या कि यहाँ घास हो गया, घास को बकरी खाया, बकरी को कुत्ता खाया, कुत्ता को शेर खाया, तो प्रत्येक अगला वाला जो स्तर होता है फूड चेन में, इसमें क्या होता है, मात्र 10% एनर्जी क्या होता है कि ट्रांसफर होता है। ये लिंडमैन बोला था, ये आपको सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित सही कथन की पहचान करें। पहचानिए। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है। हाँ, देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है ना, जिसको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, यह क्या होता है, नेगेटिव चुंबकशीलता प्रदर्शित करता है। जो नेगेटिव चुंबकशीलता प्रदर्शित करता है वो 101 बोल सकते हैं कि चुंबकशीलता उसका होता है, ठीक है, वो नेगेटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपको सही है। मतलब होता है क्या ना कि इसको अगर चुंबकीय फील्ड में रखिएगा तो क्या होता है, चुंबक के विपरीत दिशा में क्या होता है, मुड़ जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबक के सिरों के निकट लाए जाने पर हल्का से आकर्षित होता है। सही बात है। देखिए, अनुचुंबकीय होता है ना, ये क्या होता है, हल्का से आकर्षित होता है। और जो लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, ये ज़्यादा आकर्षित होता है। इसका चुंबकशीलता 1 से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है। तो मतलब कि यहाँ पर देखा जाए तो ये आपको क्या है, 1 2 3 सही है। चौथा देखिए, सोना चांदी तांबा चुंबकीय पदार्थ है, नहीं। लोहा वगैरह होता है ना, वो सब चुंबकीय पदार्थ होता है, लेकिन यहाँ सोना चांदी तांबा क्या होता है, यह होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। तो 4 नंबर गलत हो गया, तो ये तो आंसर आपका होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि गलत कथन की क्या करना है, आपको पहचान करना है कि भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अंत्योदय अन्न योजना शुरू किया गया था 25 दिसंबर 2000 को। हाँ, देखिए, अंत्योदय अन्न योजना शुरू किया गया था 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। ये भी आपको क्या है, सही है। अंत्योदय का अर्थ क्या होता है, गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान या मदद करना, ये भी क्या होता है, आपको सही है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि क्या 9वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। हाँ, तो देखिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था आपका 1997 से आपको 2002 तक था, ठीक ना। तो उसी दौरान जारी किया गया था, तो जाहिर सी बात ये सही है। अब आते हैं, अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले उड़ीसा में शुरू किया गया था, नहीं, यह शुरू किया गया था सर्वप्रथम आपको राजस्थान में शुरू किया गया था। तो मतलब क्या हो गया, डी नंबर गलती हो गया, तो यही हो जाएगा आपको आंसर। कौन गलत है, गलत कथन की पहचान करना था, डी नंबर हो जाएगा। अब आगे चलिएगा, अगला पूछा गया है कि आवर्त सारणी में सही कथन को क्या करना, आपको पहचान करना है। पहचानिए। आधुनिक आवर्त सारणी खोज अंग्रेज वैज्ञानिक हेनरी मोसले ने 1913 में किया था, ये बिल्कुल आपको सही है। जब कोई पुराना पीरियोडिक टेबल था उसको 1869 में मेंडेलीव द्वारा खोजा गया था, जो कि रसिया का था। मोसले का आवर्त सारणी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर है, सही बात है, जबकि मेंडेलीव वाला परमाणु भार पर था। अब मोसले वाला क्या है, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, सही है। बिना किसी अपवाद के प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु होता है और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस होता है। सुनिएगा, बेसिकली क्या होता है ना कि पीरियोडिक टेबल लीजिएगा तो पहला जो होता है ना, क्या होता है, आपको अल्कली मेटल होता है, अल्कली है ना, मतलब क्षार धातु होता है, ये आपको सही है।
और अंतिम क्या होता है, कोई इनर्ट गैस होता है, ये भी क्या आपको सही है। लेकिन यहाँ पहला जो होता है यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्षार धातु नहीं, तो हाइड्रोजन क्या होता है, धातु नहीं है, क्या आपको अधातु है, ये क्या आपको धातु है। और ये क्या है, अपवाद है। तो यहाँ पूछा गया कि बिना किसी अपवाद के, तो बिना किसी अपवाद के इसका अपवाद है, तो ये तो क्या होगा, गलती हो गया ना। अगर रहता ना कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु होता है और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस, तो यहाँ को सही मान लेते। लेकिन यहाँ बोला कि बिना किसी अपवाद के, नहीं भाई अपवाद तो है, तो ये क्या हो गया, गलती हो गया। तो 3 गलती हो गया, आपको सही कथन की पहचान करता है। जहाँ जहाँ 3 है गलत काट दीजिए। ये आंसर आपको नहीं होगा कि इसमें 3 दिया गया है, आगे पढ़िए। ये भी आंसर नहीं होगा कि इसमें सभी ने भी आंसर नहीं होगा, 2 खत्म हो गया, आगे चलिए। मतलब 1 2 तो कन्फर्म सही, अब चौथा देखना है, क्योंकि 1 2 दोनों में है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को लेंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। और परमाणु संख्या 89 से 103 तक को एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। और इसको F ब्लॉक में रखा जाता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। और जो आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसको क्या है, एक्टिनाइड श्रेणी में आपको रखा जाता है। तो मतलब कि ये वाला तो 4 नंबर सही हो गया, तो आंसर हो जाएगा 1 2 4। क्या हो जाएगा आपको, 1 2 हो जाएगा, आपको 4 हो जाएगा। यहाँ मैथ पूछा गया है कि PQR एक साझेदार है, चलिए साझेदारी करता है और व्यवसाय में क्या करता है, तीनों मिलकर पैसा निवेश करता है। P कुल का 1/5 भाग निवेश करता है और Q कुल निवेश का 1/4 भाग निवेश करता है। अब तो बोलता है कि PQR के निवेश का क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो पहले PQR का अनुपात निकालना पड़ेगा, कितना कितना इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं दिया गया तो मान लेते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं कितना, 100 है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो P कितना करता है, टोटल निवेश है कितना, 1/5। तो टोटल निवेश कितना है, 100 है। तो 100 का 1/5 बराबर कितना हो गया, आपको 20 हो गया, ठीक है। मतलब कटेगा तो 20 आ जाएगा। Q की बात करते हैं, Q कितना निवेश करता है, टोटल का बोलता है 1/4। तो टोटल का 1/4 आपको 4 हो गया था, 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, आपको 25 होगा। क्लियर हो गया। अब माने PQ के निकल गया कि भाई दोनों मिलकर 45 कर दिया, तो जो R बच जाएगा वो कितना करेगा, 100 में से दोनों घटा दीजिए। तो 100 में से 45 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अब बोलता है कि P Q और R का अनुपात निकालना है, तो निकालिए। 20 25 और कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो काटिए, 5 से कटेगा, 5 के 20 और 5 5 25, 5 से 11, तो 4:5:11 कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं सही कथन की पहचान करें। पढ़िए बाबू। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, बिल्कुल। अमीबा क्या होता है, इसमें सिंगल सेल पाया जाता है और सिंगल सेल पाया जाता है इसलिए अपना आकार क्या करता बदलता है ना। मतलब वो आप मतलब खाना भी खाना है तो सिंगल सेल है, तो मतलब खाना मतलब अलग अलग इसमें अंग बेसिकली नहीं होता है, एक ही अंग में मतलब सेल ही क्या करता है, अपने आप को बदल के अपना अपना काम करता है, ठीक है। और अमीबा में कोई पैर नहीं होता है, ठीक ना। तो एक होता है स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया को झूठा पैर बोलते हैं। ऐसी के जरिए अमीबा क्या करता है, आपको मोशन करता है, तो आपको क्या है, सही है। मोलास्का पशु जगत का सबसे बड़ा संघ है, नहीं, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा संघ मोलास्का नहीं होता है, ये होता है कौन, आर्थ्रोपोडा। कौन होता है आपको, आर्थ्रोपोडा होता है। मोलास्का दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ होता है। तो ये तो गलती दिया गया है, तो पहले 3 जहाँ जहाँ काट दीजिए। इसमें भी 3 ही आंसर नहीं होगा, इसमें भी 3 ही आंसर नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसी बनाना है, गलती पकड़ाया काट दीजिएगा, ठीक है। अब चाहे तो 1 2 4 सही हो, चाहे तो 1 2 मतलब 1 2 दोनों में थे, मतलब 1 2 तो कन्फर्म सही है। अब आते हैं 4 नंबर सही है कि नहीं। प्लाज्मोडियम में कुछ प्रजातियां मलेरिया परजीवी भी कहलाती है क्योंकि मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करती है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। अगला है कि पवन का आपको संधि विच्छेद क्या होगा, है ना। तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पवन का संधि विच्छेद होता है पो जर अन। क्या होता है, पो जोड़ अन होता है, पवन का संधि विच्छेद होता है। पवन का बड़ी पूछता है, पावक एक पूछता है, पावक, है ना। तो पावक का होता है पौ जोड़ अक होता है। गायक का पूछता है, गायक का पूछता है, तो गायक का होता है आपका गय जोड़क, गय जोड़ अक होता है। नायक का पूछता है, नायक का, ये बड़ी सब पूछता है इसलिए बता दे रहे हैं, नय अजोड़ अक होता है, ठीक है। अब देखिए पवन का होता है पो जोड़ अन होता है, तो आंसर क्या हो जाए, ए हो जाएगा। लेकिन जानते हैं क्या है, क्वेश्चन जहाँ जहाँ पूछा गया है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सब जगह यही आंसर देता है। लेकिन इसको हमने सोचा कि चलिए इसको मतलब कि डाल करके देखते हैं। आपको चैट जीपीटी और जो भी आपका बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो भी सॉफ्टवेयर वहाँ पर, तो वहाँ पर आंसर देता है पौ जोड़ वन देता है। सब में डाल के देखा सब वही देता है आंसर, ठीक ना। लेकिन जहाँ तक क्वेश्चन पूछा जा रहा था सब जगह आंसर यही देता है, तो यही बनाइएगा, ऑप्शन नंबर यही बनाइएगा आप। आइए
निम्नलिखित खेलों में खिलाड़ियों में से कौन सा मिलान सही नहीं। अलग अलग खेल है, आपसे खिलाड़ी की संख्या दिया गया, बताया गया, बताता है, पूछता है कौन सही नहीं है। तो देखिए कबड्डी की बात, कबड्डी में 8 गो रहता नहीं, कबड्डी में कितना रहता है 7 गो रहता है, ही पकड़ा गया। कबड्डी में कितना रहता है 7 गो रहता है। वाटर पोलो में 7 रहता है, खो खो में 9 रहता है, रग्बी फुटबॉल में 15 गो रहता है। क्रिकेट की बात करते हैं, फुटबॉल की बात करते हैं, उस समय कितना होता है आपको 11 गो होता है, और रग्बी फुटबॉल में 15 गो होता है। ठीक है, हॉकी में भी कितना होता है आपको 11 गो होता है। तो यहाँ कबड्डी में बेसिकली 7 को होता है, 8 को नहीं होता, कितना 7 को होता है। तो ये क्या है, सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। मौर्य साम्राज्य के अधिकारियों से संबंधित बोलता है कौन सा कथन सही है। मौर्य साम्राज्य के अधिकारी के बारे में दिया गया है, अब बोलता है कौन आपको सही है। तो मौर्य साम्राज्य के दौरान जो एग्रोमोनाई था, एग्रोनोमाई यह क्या था, सड़क निर्माण का अधिकारी था, बिल्कुल क्या आपको सही है। राजुक धर्म प्रचारक होता था, नहीं, धर्म प्रचारक को धर्म महामात, धर्म प्रचारक क्या, धर्म महामात्य कहा जाता था। राजू क्या था, यह वो न्यायाधीश का काम, यह न्यायाधीश का काम करता था, या दंडाधिकारी का काम करता था। तो ये तो धर्म प्रचार करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी नहीं है। तो क्या हो गया, गलती। तो 2 गलती हो गया, तो जहाँ जहाँ 2 गलत काटिए, ये आंसर होगा नहीं, तो एक तो खत्म हो गया। अब ये आंसर नहीं होगा तो भी आंसर नहीं होगा, सभी तो आंसर होगा नहीं, तो 2 खत्म हो गया। अब एक कन्फर्म सही है। अब आते हैं 3-4 सही है कि नहीं। सूत्राध्यक्ष सूती वस्त्र विभाग के अध्यक्ष होता था, ये आपको क्या है, सही है, रट लीजिए। सीताध्यक्ष सरकारी भूमि, अच्छा सरकारी भूमि को सीता भूमि भी कहा जाता है, ये भी क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो सीता अध्यक्ष सीता भूमि या सरकारी भूमि की देखभाल करने वाला अधिकारी था, हाँ ये था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको 1, 3, 4, 1, 3, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको 13 का हो जाएगा सी। अब आते हैं 14। निम्नलिखित में से सही कथन क्या करना है, पहचान करना है, पहचान कीजिए। 1835 में विलियम बेटिंग द्वारा ठगी एवं डकैती विभाग बनाया गया था, सही बात है। और विलियम हेनरी सेलीमैन को इसका अधीक्षक बनाया गया था, ये भी सही है। इसलिए देता है कि ठगी प्रथा का अंत किसने किया, तो कई जगह देता है कि लॉर्ड विलियम बेटिंग, कई जगह कर्नल सलीमैन, ठीक है ना, तो दोनों मिलकर किया था, सही बात है। ये क्या था, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग था, और ये क्या था, उसके नीचे अधिकारी था, ये आपको सही है। 1878 में रिचर्ड अस्ट्रेजी की अध्यक्षता में लॉर्ड लिंटन ने भारत में अकाल आयोग बनाया था, ये भी क्या आपको सही है। 1878 में लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था, नहीं, ये लॉर्ड रिपन क्या है आपको, लॉर्ड रिपन क्या है, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ना, ये आपको लागू किया गया था लॉर्ड लिंटन द्वारा, लॉर्ड लिंटन द्वारा लागू किया गया था, ठीक है ना। इसके तहत क्या था कि जो देसी भाषा में पत्र पत्रिका प्रकाशित होता था, उसके ऊपर क्या था, कार्रवाई करने का प्रयास किया गया था, ठीक है। और तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, लॉर्ड रिपन नहीं होगा। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या किया था, आपको रद्द कर दिया था, तो ये क्या हो गया आपको 3 नंबर क्या हो गया, गलती हो गया। तो जहाँ जहाँ 3 है वो आंसर नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि सभी तो आंसर होगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको बोलिए, 1, 2, 4 हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के समय में आया था, हाँ इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के समय में आया था, क्योंकि आपको सही है। इस बिल के माध्यम से क्या किया गया था, बोला गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेज आपको जो अधिकारी होते हैं या अंग्रेज जो व्यक्ति होते हैं उनका सुनवाई कर सकता है, इसी के लिए क्या था, ये विवाद में आ गया था, तो इसी के विरोध में इस्तीफा देकर चला गया था। लॉर्ड रिपन के समय भारत में क्या हुआ था, प्रथम नियमित जनगणना का शुरुआत 1881 में हुआ था, इसे हमारे 1872 में प्रथम बार जनगणना हुआ था, ठीक ना, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय शासन का जनक बोलते हैं, और भारत का सबसे उदारवाद शासक भी कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलिए इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करवा रहा है का 1 मिनट, हाँ ये तो आंसर था नहीं, ऑप्शन क्या ई ना हो जाएगा 1, 2, 4, मतलब 14 क्या हो जाएगा, 14 का क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो चुनाव आयोग के बारे में भाग 15 में दिया गया है, अनुच्छेद 324 से 329 तक इसके बारे में चर्चा है। और चुनाव आयोग के पहली बार जो गठन किया गया था, एक किया गया था 25 जनवरी 1950 को किया गया था, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपको यही हो जाएगा, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यहाँ पर गलत छांटना है, तो आइए देखते हैं। ब्लू माउंटेन पर्वत भारत के मिजोरम राज्य में, हाँ नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम राज्य पड़ता है, वहाँ पे क्या है ब्लू माउंटेन पर्वत है, आपको क्या है सही है। अर्थात दक्षिण भारत में क्या है कि जो आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट मिलता है नीलगिरी पहाड़ी पर, नीलगिरी पहाड़ी को भी ब्लू माउंटेन कहा जाता है, ये भी क्या आपको सही है। ऐसे ब्लू माउंटेन पर्वत बोलता है कहाँ पाया था, मिजोरम में।
लेकिन नीलगिरी पहाड़ी का भी एक और नाम क्या, ब्लू माउंटेन, ये भी क्या आपको सही है, दोनों सही है। फंगोई राष्ट्रीय उद्यान भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में है, नहीं मेघालय में नहीं है। ये कहाँ पड़ता है, फंगोई जो राष्ट्रीय उद्यान है, फंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पड़ता है आपको, मिजोरम में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपको, मिजोरम में ही पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, गलती दिया गया है, तो गलत छटना था ना, तो यही हो जाएगा आंसर। बाकी देख लीजिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट तमिलनाडु में मिलता है, नीलगिरी पहाड़ी पर क्या आपको है सही है, क्या आपको है सही है। इटली का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ था, तो इटली का एकीकरण आपको 1871 में हुआ था, और यह किसके नेतृत्व में हुआ था, पिडमोंट और सोर्डिनिया राज्य के नेतृत्व में हुआ था। ठीक ना, और इस संयुक्त इटली का राजधानी घोषित किया गया था आपको रोम में। यही इटली में बाद में देखते हैं कौन आता है, मुसोलिनी, कौन आता है, मुसोलिनी आता है, मुसोलिनी आता है। और जर्मनी में कौन आता है आपको, हिटलर आता है, हिटलर आता है। दोनों क्या होता है आपको, तानाशाह होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र नहीं है, मतलब कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, नेचुरल बोलता है, इको सिस्टम आपको नहीं है। समझ में आ रहा, देखिए अब समझना क्या, इसमें थोड़ा सा दिया गया है, जंगल, जंगल तो बाबू अपने आप उगता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो होबे करेगा, है ना। अब आते हैं झील की बात करते हैं। देखिए झील क्या होता है, आर्टिफिशियल भी बनाया जा सकता है और मानव मेड भी बनाया जा सकते हैं, प्राकृतिक भी हो सकता है। तालाब की बात करते हैं, भी आर्टिफिशियल भी हो सकता है और आपका मानव मेड भी हो सकता है। जलकुंड भी मानव मेड भी हो सकता है, और सॉरी मतलब मानव मेड भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है और अपने आप भी बन सकता है, ये तीनों बन सकता है। ठीक ना, लेकिन क्वेश्चन कई बार पूछा गया, हर बार आंसर देता है जलकुंड। क्योंकि देखिए झील जनरली अगर बोलता है तो मैक्सिमम झील वैसा एरिया होता है जो तालाब बहुत बड़ा होता है, उसी को झील बोलते हैं। जैसे सुपीरियर झील की बात करते हैं, ग्रेट लेक की बात करते हैं, है ना, बैकाल झील की बात करते हैं, सब अपने आप बना हुआ है। तो झील को मान लेते हैं कि मैक्सिमम झील क्या होता है आपको नेचुरल होता है, चलिए ठीक है मान लेते हैं। अब तालाब को भी मान लिया यहाँ पर क्या है कि आपको नेचुरल है, हालांकि तालाब आर्टिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, इसको मान लिया है कुछ आपको कि तालाब आपको नेचुरल हो जाएगा। तो इसमें जलकुंड क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है, मानव मेड होता है, तो ये प्राकृतिक परिस्थिति के तंत्र नहीं है। और जब भी क्वेश्चन ऐसे देगा तो हमेशा यही आंसर आपको बनाना है, ऑप्शन नंबर भी बनाना, क्योंकि यही आंसर सब जगह दे रहा है। 1991 में भारत में आर्थिक सुधार को अपनाने का मुख्य और तत्कालीन कारण क्या था। देखो 1991 में हमारे क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया, BOP क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया। इस कारण से हमने क्या किया कि 24 जुलाई आपको 1991 को शुरुआत किया, नई आर्थिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का शुरुआत किया। इसी को बोलते हैं LPG रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सरकार को नीति उदार बनाना उसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं, निजी लोग की भूमिका देना है उसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, एक अर्थव्यवस्था का दूसरी अर्थव्यवस्था से मिलने को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह क्या थे आपको, वित्त मंत्री थे। मनमोहन सिंह को बोलते हैं भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक बोलते हैं। अब मनमोहन सिंह नहीं रहेगा तो PV नरसिम्हा राव फिर बना लीजिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, भुगतान संतुलन में क्या था उस समय संकट हमारे यहाँ आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। एक प्रकाश वर्ष, पहले प्रकाश वर्ष प्रकाश का मात्रक नहीं होता, ये क्लियर रखना है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 × 10 के पावर 15 किलोमीटर नहीं होता, 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर होता है। जब इसी किलोमीटर बदलते हैं तो 9.46 × 10 के पावर आपको 12 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि मीटर को किलोमीटर से बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 डिवाइड करेंगे मतलब क्या, 10 के पावर 3 करेंगे तो ऊपर जाएगा तो क्या 12 हो जाएगा। तो इतना होना चाहिए किलोमीटर में, और मीटर में 10 के पावर 15 मीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि 10 के पावर 15 तो दिया गया, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर नहीं क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ये क्या आपको गलती है, तो गलत पकड़ा, यही आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक होता है, सही बात है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, इसी को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 3.08 × 10 के पावर 16 मीटर होता है, सही बात है। एक नाभिक मील जो होता है 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है, इसी को नॉटिकल मील बोलते हैं, या वो क्या सही है। और एक मील बराबर पूछेगा तो 1.6 किलोमीटर होता है, ये भी क्या आपको सही याद रखना है। आंसर ऐसे हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, गलत है। यहाँ पूछा गया है कि टू इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर मीन्स क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टू इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर मीन्स होता है कि अचानक से उपस्थित हो जाना। जैसे नहीं देखता जो जादूगर वगैरह होता है, अचानक से खरगोश दिखा दिया था, अचानक से मैंने सांप दिखा दिया, कुछ दिखा देता है जो पहले नहीं था, कबूतर दिखा देता है, तो अचानक से पेयर हो जाना, इसी को बोलते हैं टू इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर। ठीक ना, एडोमेन फ्रेज है। बाकर कप, राइडर कप इत्यादि किससे संबंधित है, तो यह बाकर कप, राइडर कप इत्यादि क्या है, गोल्फ से क्या आपको संबंधित है। ठीक ना, गोल्फ से संबंधित, याद रखिएगा। सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे। देखिए सिंधु घाटी को लोग तो कन्फर्म गाय से परिचित आपको
नहीं थे। गया से क्या थे? परिचित नहीं थे। तो जहाँ जहाँ एक है गलत काट दीजिए, आंसर तो होगा नहीं, आगे चलिएगा। घोड़ा से क्या परिचित थे? अब सुनिएगा। अच्छा, घोड़ा तो मान लेते घोड़ा में कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि देता क्या है कि घोड़ा से सिंधु घाटी के लोग परिचित नहीं थे, लेकिन घोड़ा का अवशेष बोलता है कि लोथल वगैरह में आपको मिला है, तो मे भी कन्फ्यूजन होगा। लेकिन आगे चलिए, लोहा तो आप जानते हैं कि लोहा का खोज जो है 1000 BC के आसपास हुआ है, या बोल सकते हैं कि उस समय वैदिक सभ्यता चल रहा था। तो लोहा के खोज के पहले को ऋग वैदिक बोलते हैं, लोहा के खोज को उत्तर वैदिक बोलते हैं। तो लोहा तो कन्फर्म नहीं होगा, तो 3 वाला काट दीजिए, इसमें भी 3, ये भी 3, खत्म हो गया। अब आप जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, बोलिए एक बच गया, खाली आंसर बच गया, 5 बच गया, तो बस 5 बना लीजिए। भैंस से परिचित थे, अब मान लीजिए कि तलवार से भी परिचित नहीं थे, और अब घोड़ा से भी परिचित नहीं थे। मतलब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो एलिमिनेशन करके आप बना सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सुगौली की संधि किसके बीच हस्तांतरित किया गया था? तो भारत था, यहाँ पर यहाँ पर क्या है? नेपाल है। तो इसमें ब्रिटिश भारत, ब्रिटेन का कब्जा था। तो ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच क्या हुआ था? सुगौली की संधि हुआ था। और यहाँ पर महाकाली रिवर को क्या दोनों के बीच बोल सकते हैं बाउंड्री तय किया गया था। महाकाली रिवर या इसी को काली नदी बोलिए। ये 1815-16 में क्या था? ये आपको साइन हुआ था, ठीक ना। तो बोलिए सुगौली की संधि किसके बीच होता है? ब्रिटिश भारत अफगानिस्तान नहीं, ब्रिटिश भारत और क्या हो जाएगा? नेपाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रीट के बारे में क्या सही है? देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। अनुच्छेद आपको 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है, और नागरिकों का मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। 5 तरह के क्या होता है? रीट जारी किया जाता है। अगर किसी को अवैध गिरफ्तार किया गया है तो वहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है, या वो क्या आपको सही है। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, ये भी क्या आपको है? सही है। प्रतिषेध क्या होता है? उच्चतर न्यायालय द्वारा निम्नतर न्यायालय को जारी किया जाता है और उन्हें कार्य करने से रोका जाता है, ये भी क्या है? सही है। उत्प्रेषण रीट की प्रकृति निवारक और सहायक होता है। देखिए, इसका क्या बोलता है? प्रतिषेध तो माना कर दिया था, निवारक हो गया। और यहाँ उत्प्रेषण में क्या होता है कि बोलता है कि हमारे यहाँ, जैसे यहाँ माना कर दिया था, उच्चतम न्यायालय जो होता है निम्नतम को माना कर दिया कि तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में कार्य मत करो, लेकिन यहाँ उत्प्रेषण में बोलता है क्या कि हाँ हमारे पास भेजो, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो निवारक और सहायक दोनों होता है, वो सही है। अधिकार परीक्षा अभिलेख के माध्यम से न्यायालय द्वारा किसी अधिकारी से यह पूछा जाता है कि आप किस आधार पर इस पद पर ग्रहण किए हुए या पद को धारण किए हुए, भी क्या आपको सही है, ठीक ना। इसी को क्यू वारंटो बोलते हैं, आपको क्या है? सही है। तो इसमें सारा का सारा क्या आपको सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी वस्तु का संवेग को दोगुना कर देते हैं तो उससे गतिज ऊर्जा में क्या वृद्धि होगा? तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? p²/2m। p² भी क्या होता है? 2m होता है। तो मान लेते हैं कि पहला बार जो है, मान लीजिए संवेग क्या है? p होता है, संवेग होता है, मोमेंटम होता है, m भी होता है। तो मान लीजिए पहला बार क्या था? p को संवेग को उतना ही रह देते हैं, तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? p²/2m हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलता है कि संवेग को क्या करते हैं? दोगुना कर देते हैं। तो चलिए अब नया काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी 2 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है कि इसको दोगुना कर दीजिए, 2p कर दीजिए, 2p² 2m कर दीजिए, एन हो जाएगा। तो कितना हो गया? 4p² कितना हो गया? 2m, इतना आ गया। तब बोलता है कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ? तो अगर वृद्धि निकालना है तो वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा? 4p² 2m माइनस कितना? p²/2m आ जाएगा, ठीक बात है। तो घट कितना आ जाएगा? 2m नीचे आ जाएगा, यहाँ 4p² माइनस p² 3p² आ जाएगा, 3p² आ जाएगा। अब वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए आप पढ़े होंगे कि वृद्धि गुने 100, वृद्धि अगुने 100 मूल में कितना था वो रहेगा। तो वृद्धि कितना है? 3p² के थोड़ा सा इसको और बड़ा करके यहाँ समझा देते हैं दोस्त। 3p²/2m अगुने 100/p²/2m, यही ना था मूल में? यही तो था मूल में, आपका कहाँ चला गया? ये था p²/2m। तो यहाँ पर क्या है कि p² से p², 2m से 2m खत्म हो गया, तो कितना बच गया? 3 × 100, तो कितना आ गया? 300% क्या हो गया? वृद्धि हो गया। प्रतिशत में कितना आ जाएगा? 300% हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है दरोगा में। गलत कथन की पहचान करना है तो पहचान कीजिए। जयप्रकाश पुल जेपी सेतु गंगा नदी पर है, ठीक बात है। देखिए जो दीघा से जो आपको सोनपुर है ना, दीघा सोनपुर, वही क्या है? जयप्रकाश सेतु कहा जाता है, आपको ये है, ठीक है। महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दीघा सोनपुर को जोड़ता है ना, दीघा सोनपुर को ये आपको जेपी सेतु जोड़ता है, जयप्रकाश सेतु जोड़ता है। और महात्मा गांधी सेतु जो होता है ये हाजीपुर को पटना जोड़ता है। तो ये क्या हो गया? आपको गलती हो गया, तो यही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। गलत कथन की पहचान करना था। वीर कुंवर सिंह सेतु आरा छापरा सेतु कहा जाता है, सही बात है।
तो यहाँ आंसर कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। आपको क्या है छाटना था गलत, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जलीय खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण है, मतलब खाद्य श्रृंखला आपको जमीन में शुरू होता है, जमीन में शुरू होता है मतलब समझिए घास को कुछ टीडा खाया, मतलब कुछ खा सकता है, उसके बाद कौन खा रहा है, इसको बोलते हैं। पानी में क्या होता है? पानी में होता है फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन के बाद जू प्लैंक्टन आता है, जू प्लैंक्टन में छोटी मछली आता है, छोटी मछली के बाद क्या आता है? बड़ी मछली आता है। एक क्या होता है आपको जलीय इकोसिस्टम में आता है। और जो आपका ये जो होता है घास, हिरन और शेर की बात करते हैं, ये क्या होता है ये क्या होता है आपको स्थलीय इकोसिस्टम में आता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये आपको स्थलीय में रहेगा, और जलीय पूछेगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए, अरे क्या कहा जाए, पूजा के नाम पर सब मजाक बनल रहता है दोस्तों, धर्म के धंधा सब बना दिया। सवेरे से एकदम सब पगलाए हुए है, एकदम गाना जोर जोर से बजा रहा है। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं दोस्त, क्या कीजिएगा, इसमें धर्म ऐसा मामला है कोई बोल भी नहीं सकते हैं। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य होता है कि जमा स्वीकार करना, और ऋण क्या होता है? देना क्या होता है? व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा, ठीक ना। आगे आइए, व्यावसायिक बैंक मतलब कॉमर्शियल बैंक हो गया, जैसे SBI हो गया, PNB हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सब हो गया। आगे चलिएगा, अगला है कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? हाइजेन ने, कारण कि हाइजेन 1927 के आसपास किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइंस्टीन बाबू E बराबर एक MC² के लिए प्रसिद्ध है, और एक प्रसिद्ध है आपको इसी को एनर्जी मास इक्विवेलेंस कहते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं। और एक आपको क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो 1905 में इसको ऊपर बढ़िया से काम किए थे। 1921 में इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। हालांकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का खोज जो किया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव का, वो हेनरिक हर्ट्ज द्वारा किया गया था। रदरफोर्ड की बात करते हैं तो इन्होंने नाभिक का क्या किया था? आपको खोज किया था। रदरफोर्ड की बात करते हैं। पाउली ने अपवर्जन से ध्यान दिया था। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बोलता है कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन का बोलते हैं श्वसन, तो श्वसन का बोलता है कि प्रोसेस जो होता है यह क्या होता है। देखिए श्वसन का मतलब क्या होता है ना कि देखिए हम जो ग्लूकोज होता है जो शरीर में क्या होता है, भोजन जो होता है हमारे यहाँ क्या ग्लाइकोजन का फॉर्म जमा होता है, तो ग्लूकोज मान लेते हैं। तो ग्लूकोज होता है C6H12O6 हो गया, इसको ऑक्सीजन द्वारा तोड़े जाने को ही बोलते हैं श्वसन बोलते हैं। और उसके बाद बनता क्या है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस क्या है कि आपको बनता है जल भी बनता है, और प्लस क्या बनता है ATP, मतलब क्या एनर्जी बनता है। ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका होता है, फुल फॉर्म होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन संयोग करने की क्रिया को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो पहले तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हो गया पहला चीज़। अगला क्या है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो जब एनर्जी रिलीज होता है यहाँ पे ATP एनर्जी निकल रहा है तो इसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक बोलते हैं। लेकिन जब एनर्जी लेता है तो उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। लेकिन यहाँ इन एनर्जी क्या रिलीज कर रहा है तो एक्जोथर्मिक बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा एक्जोथर्मिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलिए, पुस्तक और उसके लेखक का कौन सा मिलान सही आपको नहीं है? आइए, एशियन ड्रामा गुनार मिडर ने लिखा था, आपको सही है। ए टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस सही है। डिसेंट ऑफ मैन चार्ल्स डार्विन, ये भी क्या आपको सही है। हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लियो टॉल्स्टॉय नहीं। हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको विंस्टन चर्चिल लिखे थे, जो कि उस समय क्या थे, इंग्लैंड के क्या थे प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधान थे। लियो टॉल्स्टॉय पूछता है अन्ना कैरोनिना एक वार एंड पीस इन्होंने पुस्तक लिखा था, और बोले थे कि मेरे मरने के बाद मेरे समाधि एकदम गरीब से गरीब का होना चाहिए, जैसा होना चाहिए। लियो टॉल्स्टॉय कहते कहाँ के थे आपको, सोवियत संघ के, वर्तमान में बोल सकते हैं रूस के थे, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सही है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में आपको सही है, इसको विश्वामित्र जी ने लिखा था, ठीक है। 7वें मंडल में दशरथ युद्ध के बारे में चर्चा है, सही है। 9वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता था, नहीं, खील आपको 8वां मंडल में जो हस्तलिखित ऋचा था उसको खील कहा गया। 9वां मंडल में क्या है कि सोम देवता का उल्लेख है, तो मतलब 3 नंबर क्या है गलती है, तो 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये दोनों तो आंसर होगा नहीं। 1 2 तो दोनों में तो ये 2 होबे करेगा। अब आते हैं 4 से 1 नहीं। 10वां मंडल में चतुष्वर्ण समाज की चर्चा किया गया है, आपको सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे आइए बाबू,
इनमें से सही कथन की क्या करना, आपको पहचान करना है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, आपको सही बात है। भारत के झंडा गीत या ध्वज गीत का रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, नहीं। देखिए भारत का अगर ध्वज गीत की बात करेंगे ना, तो भारत का ध्वज गीत देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी तो बात है राष्ट्रीय गीत की, राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं, जो कि आपका वंदे मातरम में उसकी रचना की है। और जो ध्वज गीत होता है ये क्या होता है, ऊंचा रहे झंडा हमारा, और उसको कौन लिखे थे आपको, श्यामलाल गुप्त। इसी को कई जगह श्यामलाल गुप्त प्रसाद भी देगा, ठीक ना, या प्रसाद नहीं बाबू, क्या पार्षद देगा, ठीक ना। ये तो क्या हो गया, गलती हो गया। तो दू जहाँ वो आंसर नहीं होगा, ए भी आंसर नहीं, ए भी आंसर नहीं, ए भी आंसर नहीं, सब में क्या है दू। अब बाकी आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, सब क्या है सही है। तो आंसर क्या 1 2 ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ई बी हो जाएगा। बाकी देख लीजिएगा 1907 में जर्मनी का स्टुटगार्ट में मैडम भीकाजी कामा ने सर्वप्रथम विदेश में भारतीय तिरंगा झंडा फहराई थी, सही बात है। अब मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी या माँ भी कहा जाता है, सही है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगा झंडा को राष्ट्रीय झंडा के रूप में स्वीकार किया था, ये क्या आपको है, सही है। तो मतलब बोल सकते हैं वही हो गया, बाकी सब सही था, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें हमेशा ऋणात्मक फोकस लंबाई होता है, तो देखिए अवतल जो बोलते हैं क्या, कनकेव जो लेंस होता है ना, इसका फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसलिए इसका होता है, इसका क्षमता, लेंस का जो क्षमता होता है अवतल लेंस का क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जबकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। इसीलिए इसका क्या होता है, क्षमता भी क्या होता है आपको, धनात्मक होता है। फोकल लेंथ भी धनात्मक और क्षमता भी धनात्मक। तो ऋणात्मक किसका होता है, आपको अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। देखिए नागरिकता के बारे में क्या है कि अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग के आपको 2 में चर्चा किया गया है, ठीक है। भारतीय नागरिकता का कोई अगर परित्याग कर दिया तो उसका नागरिकता खत्म हो जाएगी, आपको सही है। अगर स्वेच्छा से किसी और देश से कोई नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसका भारत की नागरिकता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी, कि आपको सही है, दोनों सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेता है तो नहीं, प्रियंका चोपड़ा तो अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लिया, अमेरिका से विवाह कर लिया, सानिया मिर्जा तो पाकिस्तान में विवाह कर लिया, तो उसका नागरिकता तो खत्म हुआ नहीं, तो क्या गलती है। तो मतलब जहाँ जहाँ तीनों आंसर नहीं होगा, ए भी आंसर नहीं होगा, ए भी आंसर नहीं होगा। अब आइए, सरकार की आलोचना करता नहीं, सरकार की आलोचना करना क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना। यह बोल सकते हैं क्या कि अनुच्छेद 19 में क्या है, विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है, तो ये क्या आपको ये भी गलती दिया गया है। तो मतलब बोलता है यदि वह भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, यदि वह क्या करेगा तो खो देगा। तो ये 3 या 4 कारण कोई व्यक्ति अपना नागरिकता खो नहीं देगा, ये तो सही बात है। तो किसी कारण खो देगा, 1 2 कारण क्या करेगा, आपको खो देगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हो जाएगा। दी गई भिन्न में से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी भिन्न का बोलता है कि यहाँ पर अंतर आपको क्या होगा। एक दिया गया कितना 5/11, एक 5/7, एक 3/8 और 6/13। तो देखिए क्या होता है, अगर ऊपर को सबको बराबर कर दिया जाए, ठीक ना, तो उसके अनुसार हम निकाल लें कौन बड़ा कौन छोटा है, क्योंकि ऊपर सब बड़ा रहेगा, उसके अनुसार निकाल लेंगे। तो वैसे करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाला के एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम 5 5 3 6 का निकाले तो क्या जाएगा, 30 आ जाएगा। सबके 30 के बराबर करने का प्रयास कीजिए। तो अगर इसको 30 करना होगा तो यहाँ 6 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 × 6 तो 5 × 6 5 × 30, तो नीचे भी 6 से गुना करना पड़ेगा। तो 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 11 6 66 आ जाएगा। यहाँ भी 5 6 30, यहाँ भी 30 से 6 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 6 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ देख यहाँ 30 करने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा, 3 × 30, तो 3 × 30, तो नीचे भी 10 से गुना तो 80 हो जाएगा। यहाँ अगर 6 5 30 करेंगे, 30 करेंगे तो नीचे भी 5 से गुना करना पड़ेगा, 13 5 65 हो जाएगा। अब देखिए सब ऊपर में बराबर है, तो नीचे वाला जो क्या होगा ज़्यादा होगा, उस सबसे क्या होगा छोटा, इस सबसे क्या हो जाएगा आपको छोटा हो जाएगा। और जिसका सबसे कम होगा नीचे वाला वो क्या हो जाएगा, सबसे क्या हो जाएगा आपको बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया सबसे बड़ा, है क्या होगा सबसे छोटा हो गया। तो अब क्या बोलता है कि दोनों में अंतर क्या है, तो मतलब कि निकालना है अंतर। तो 30/42 को हम और क्या लिख सकते हैं काटने के लिए, अगर हम इसको अगर 6 से करें तो 6 5 30 और 6 7 42 कर सकते हैं, ठीक बात है। और 30/80 को क्या कर सकते हैं, 10 30 और 10 80 कर सकते हैं बिल्कुल बात है। दोनों घटा दीजिए आइए बाबू, 7 8 56, 7 8 8 5 40 और माइनस 8 7 56 और कितना 8 7 56, 7 और 7 21,
तो कितना 19/56 आ जाएगा। देखिए 19/56 कहीं दिया हुआ होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। झेलम नदी किसकी सहायक नदी है बबुआ? अभी सिंधु जल समझौता चर्चा में कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना। तो झेलम नदी जो सहायक नदी है, ये क्या आपको चिनाब नदी क्या है सहायक नदी है आपको, कौन आपको है ना। देखिए सिंधु नदी में कौन जाकर चिनाब नदी मिल जाता है, और चिनाब नदी में क्या होता है झेलम, और क्या होता है रावी नदी क्या होता है आपको मिल जाता है, ठीक ना। तो अब क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 से क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। सही कथन की पहचान करना है, सही कथन पहचानिए। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट जो होता है यूनेप द्वारा जारी किया जाता है, सही बात है। यूनेप का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका स्थापना 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद किया गया था, ये भी क्या आपको सही है। इसका मुख्यालय नैरोबी में है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह दक्षिण अफ्रीका में नहीं है, यह क्या अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ अफ्रीका में, आपका कौन सा देश अफ्रीका में? केन्या है। तो 3 नंबर क्या है गलती है, बाकी दोनों सही है। ये आंसर नहीं होगा, आंसर क्या 1 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही कथन की पहचान करना है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। कच्चे माल और जो हाथ में मौजूदा धन होता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, मतलब जो काम करने के लिए जो कैपिटल की आवश्यकता पड़ता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। कच्चा माल हो गया, और जो हमारे हाथ में पैसा काम करने के लिए बचा हुआ, सही बात है। उपकरण हो गया, मशीन हो गया, या जो इमारत हो गया, कई वर्षों तक उत्पादन में उपयोग लाया जा सकता है, इन्हों फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है, ये भी क्या आपको सही बात है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षण और प्रशिक्षण के जरिए मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदला जा सकता है। हाँ, ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में बदलने के लिए क्या उसको आपको स्किल देना पड़ेगा, उसको एजुकेशन देना पड़ेगा, ये आपको सही है। भौतिक पूंजी जो आपको क्या है गैर मानवीय संपत्ति को कहते हैं, बिल्कुल बात है। मतलब बोल सकते हैं जो मशीनरी वगैरह हो गया है ना, वो सब क्या होता है, ज़मीन वगैरह सब क्या होता है आपको फिजिकल कैपिटल में आता है, ये भी आपको सही है। जिनका उपयोग मनुष्य अपने भोजन और विकास के लिए करता है उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। हाँ, प्राकृतिक संसाधन पर ही तो हम डिपेंडेंट है, जिनसे हम क्या भोजन लेते हैं या अपना विकास के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें सारा का सारा क्या आपको है सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गलत कथन की पहचान करना है, पहचानिए। वह जल जिसमें साबुन पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देता उसे कठोर जल बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो आसानी से झाग देता है उसे सॉफ्ट वाटर या सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, जो झाग नहीं देता उसे कठोर जल बोलते हैं, हार्ड वाटर, सही बात है। जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का अगर बाइकार्बोनेट घुलता है तो उसमें जो कठोरता होता है उसको टेम्प्रोरी या अस्थायी कठोरता कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसको उबालेंगे तो दूर हो जाएगा, ये भी आपको सही है। जब जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का सल्फेट और क्लोराइड का लवण घुला होता है तो इसको बोलते हैं परमानेंट कठोरता या अस्थायी कठोरता, सही है। अब सोडियम कार्बोनेट डालते हैं ना तो अस्थायी और टेम्प्रोरी दोनों कठोरता दूर किया जा सकता है। तो यहाँ दिया गया है कि सोडियम कार्बोनेट से जल के अस्थायी कठोरता दूर हो सकता है, पर अस्थायी नहीं, गलत बात है, दोनों दूर हो सकता है। तो बोलता है गलत, अच्छा गलत कथन की पहचान करना है, तो वो गलत कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ये बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा आपको गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही नहीं है। कंप्यूटर के जो प्रोसेसर होता है उससे गति को गीगाहर्ट्ज में मेजर किया जा सकता है, सही बात है। डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क होता है और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क दोनों हो सकता है, सही बात है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका बिहार दुर्गा में पूछा जा चुका है। रोम और रैम, रोम को रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं और रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। एक कंप्यूटर का सेकेंडरी मेमोरी होता है, नहीं दोनों क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है आपको प्राइमरी मेमोरी होता है। तो क्या आपको गलती दिया गया है, तो गलत ही छाटना था, आंसर सी हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड फ्लोप्स में माप सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर क्या गलती है, ऑप्शन नंबर सी। इब्न बतूता के बारे में कौन सा कथन बोलता है आपको सत्य नहीं है। पहला कि इब्न बतूता की बात करती है मोरक्को से था, बिल्कुल सही बात है। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, भी सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आया था, 15वीं सदी में आया था ना, यह 1300 बोल सकते हैं 33 के आसपास में भारत आया था, 1333 के आसपास में आया था। अब देखिए क्या होता है 1301 से लेकर के 1301 से लेकर 1400 तक बोलते हैं 14वीं शताब्दी इसको बोलेंगे, और 1401 से लेकर के 1500 तक बोलेंगे 15वीं शताब्दी। तो 14वीं शताब्दी हो जाएगा ना, यही क्वेश्चन अभी पूछा गया है, 14वीं शताब्दी में आया था, तो क्या गलती दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज कर दिया। तो पहले तो कागज दो काटिए, इसमें भी दो है, इसमें भी दो, इसमें भी दो, ये तो खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है, क्या आपको बोल सकते हैं, अच्छा क्या सत्य नहीं है, एक मिनट रुकिए दोस्त, यहाँ रुकिए, आपको सत्य नहीं है, यहाँ मिस्टेक हो रहा है। तो पहले तो देखिए हमको गलत आंसर होगा ना, तो पहले तो क्या कि वो मोरक्को से था, बोलता है कि वह मोरक्को से था, तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि सत्य है, वह मोरक्को से था, सही बात है। लेकिन यहाँ सत्य नहीं पहचानती तो आंसर हम मानेंगे नहीं, तो पहले एक गलत काट दीजिए, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर आपको नहीं होगा, क्लियर होगी, आगे चलिएगा। तब आंसर क्या होगा, चार तो कन्फर्म गलत है, क्योंकि दोनों में 4 है,
मोहम्मद बिन तुगलक जापान में अपना राजदूत बनाकर भेजा था इसको? नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको जो है, मोहम्मद बिन तुगलक समय में जब आया था, इसको चीन में राजदूत बनाकर भेजा था, जापान में नहीं। तो गलत है, तो हमको मिल गया, आगे चलिएगा। उसने रहला यात्रा वृत्तांत लिखा था, क्या आपको सही है? तो 3 तो आंसर होगा नहीं, तो ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर आपको नहीं होगा, क्योंकि भाई इस तो सही दिया गया है। तो अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय 15वीं सदी में आया था ना, ये 14वीं सदी में आया था। तो 2 और क्या हो जाएगा, 4 आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और सुनिए, ऐसा क्वेश्चन में कई बार क्या होता है ना कि आपको देखना होता है, आप मतलब मिस्टेक से ऊपर पढ़ है गलती कर लीजिएगा, आप जानते हुए भी क्वेश्चन सत्य है कि सत्य नहीं है पूछा गया, सही है गलत है पूछा गया, ये ध्यान देना होगा आपको। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करना है, तो कीजिए पहचान। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन कम्युनल जो होता है, आपको जो इलेक्शन जो हुआ था लॉर्ड मिंटो ने शुरू किया था, सही बात है। आपको 1909 के अधिनियम में शुरू किया गया था, इसको पार्लियामेंट सुधार बोलते हैं या भारत शासन अधिनियम 1909 बोलते हैं। मुस्लिमों को अलग धार्मिक आधार पर अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये आपको सही बात है। और लॉर्ड मिंटो को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता कहा था, सही बात है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 15 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत अवार्ड घोषणा किया था, नहीं, गलत बात है। देखिए ये लगेगा सही है, 1932 में किया था, लेकिन 15 अगस्त को नहीं किया था, 16 अगस्त। हालांकि एग्जाम में इतना नज़दीक करके नहीं पूछेगा, लेकिन चूंकि हमको भाई एग्जाम में सेट करें तो हम तो हर तरह क्वेश्चन सेट करवे करेंगे। तो 16 अगस्त को क्या किया था, सांप्रदायिक पंचायत घोषणा किया था। तो पहले तो कागज ये बोली गलत हो गया, तो 15 होगा नहीं, तो 3 नंबर गलती कीजिए। ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, क्योंकि भाई ये तो होबे नहीं करे, सभी भी नहीं होगा, तो अपने आप आंसर आ गया आपको बी नंबर, मतलब ये पकड़ लिया तो आपको आंसर पकड़ा गया। फिर 14 सितंबर 1932 को गांधी और अम्बेडकर के बीच पुनः पैक्ट हुआ था, सांप्रदायिक पंचायत को नकार दिया गया था, वो सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैल्शियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन होता है कोर इलेक्ट्रॉन, एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तब यहाँ बोलता है कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है। देखिए परमाणु के 72 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो अगर हम सोडियम लेंगे ना, सोडियम, तो इसका होता है 11 परमाणु संख्या, तो इसको लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक 281 हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कैल्शियम लिखेंगे तो कैल्शियम का होता है 20, तो इसका लिखेंगे तो 2882। क्यों? देखिए 72 कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, तो अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं 28 8 यहाँ 10 लिखते तो ये नहीं सही था, क्योंकि 72 कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। तब क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसा कर लिखना पड़ेगा। तो ये जो हो गया, ये जो नीचे अंदर वाला हो गया, इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो बाहरी हो गया इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो कैल्शियम बोलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कोर पूछेगा तो 8 8 16 2 18 हो जाएगा। अब आइए गलत कथन को पहचान फिर से करना है। देखिए बाबू, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था, ये बात क्या है, सही है, हुआ था, मतलब कि राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। तो इसका मतलब एक तो सही है, तो हमको गलत कथन पहचानना है, तो बोलिए एक क्या होगा आंसर। जब हमको गलत कथन पहचानना है तो कोई हिसाब से ये आपका आंसर नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ एक है पहले काटिए, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए इनमें से कोई नहीं, इसको रुक जाते हैं, आप देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बना था, ये वो क्या, ये भी सही, ये भी क्या आपको सही है, 2 नंबर भी क्या आपको सही है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1955 के तहत राज्यों का पुनर्गठन किया गया। देखिए 7वां संविधान के संशोधन के तहत 7वां भाग को संविधान में समाप्त किया गया, और साथ ही क्या है कि नए राज्यों का गठन किया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लेकिन यह 1955 में नहीं किया गया था, 1956 में किया गया था। तो मतलब ये भी क्या हो गया, आपको गलती हो गया, ये भी क्या हो गया, गलती हो गया, ये क्या हो गया, गलती हो गया, ये गलती हो गया, 3 आपको गलती पकड़ा गया, ठीक ना। आइए, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था जिसमें कुल 4 सदस्य है, ये भी गलती है। फजल अली की अध्यक्षता में क्या है कि आपको राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, लेकिन इसमें टोटल 3 सदस्य था। एक तो आपको फजल अली खुद अध्यक्ष थे, और एक थे आपको KM पानिकर, क्या थे, पानिकर, क्या नाम था इनका, KM पानिकर नाम था, हम शॉर्ट KM पानिकर। एक ये आपको थे कुंजरू जी, हृदयनाथ कुंजरू, क्या नाम था, हृदयनाथ कुंजरू थे, हृदयनाथ कुंजरू थे। तो मतलब क्या है कि ये 3 भी या 4 भी गलती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमारा गलत कथन छांटना था। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में नहीं है। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही बात है। किश्तवाड़ भी है, सही बात है। देखिए हेमीसाई पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन वर्तमान में कहाँ पड़ता है, लद्दाख में, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2 भाग में बांट दिया गया, तो ये लद्दाख में पड़ता है, ठीक ना। अब आते हैं काजीनाग। अब देखिए आप लोग इसको हो सकता है सोचे होंगे काजीरंगा सोचे होंगे, काजीरंगा।
तो काजीरंगा असम में पड़ता है, एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, और मानस दोनों असम में पड़ता है। लेकिन काजी नाग एक अलग है, और काजी नाग कहाँ है आपको, जम्मू कश्मीर में ही है, जम्मू कश्मीर में ही है। तो ये क्या है आपको सही है। तो हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान क्या है, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में आपको नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश क्या है, लैंड लॉक आपको नहीं है। अच्छा, यहाँ पर क्या थोड़ा सा दोस्तों हमको मैप लेना पड़ेगा। क्या मैप तो नहीं ले पाए, आप क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, समझे बताते हैं। देखिए जानते हैं इसमें जो गैबोन है ना, क्या लैंड लॉक आपको नहीं है, क्या समुद्र के पास का एक्सेस है। बाकी नाइजर के, दक्षिणी सूडान, बोत्सवाना की बात करते हैं, ये सब क्या है, सब लैंड लॉक है, मतलब समुद्र के पास तीनों का एक्सेस नहीं है। लेकिन गैबोन का क्या है, अगर अफ्रीका से बनाएगा ना, अफ्रीका से बनाएगा ना, तो यहाँ पर क्या आपको नाइजर पड़ेगा, यहाँ पर दक्षिण सूडान पड़ेगा, यहाँ पर बोत्सवाना पड़ेगा। ये सब देखिए मैप आपको देखने आना चाहिए, तब जाकर के बनेगा, ठीक ना। नाइजीरिया आता, नाइजीरिया का एक्सेस है, लेकिन नाइजर की बात, नाइजीरिया यहाँ, नाइजीरिया के ऊपर क्या आपको नाइजर है, तो समझ में आ गया। तो मतलब यहाँ गैबोन बाबू क्या पड़ता है, यहाँ के आसपास पड़ता है, गैबोन यहाँ के आसपास। तो इसका क्या है, समुद्र के पास एक्सेस है, लैंड लॉक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मांग का नियम बोलता है यह क्या कहता है, मांग का नियम बोलता है कि यह क्या कहता है। तो मांग का नियम कहता है कि जैसे ही कीमत बढ़ाइएगा ना, तो मांग क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। मतलब कोई चीज़ महंगा होगा तो लोग खरीदना नहीं चाहेगा, और सस्ता होगा तो लोग खरीदना चाहेगा। तो जैसे ही कीमत बढ़ता है, मांग क्या होता है, आपको गिर जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बनिहाल दर्रा है। देखिए ये सब पता होना चाहिए, कौन सा दर्रा कहाँ पड़ता है, ये आपको पूरा मैप पता होना चाहिए। ये बेसिकली क्या है, पीर पंजाल में कहाँ पड़ता है, आपको पीर पंजाल में पड़ता है, आप रट लीजिए बाबू। पशु और पौधों के बीच जोड़ने वाला कड़ी कौन होता है, मैंने एनिमल और प्लांट के बीच जो योजक कड़ी होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं यूग्लिना। क्या बोलते हैं, यूग्लिना बोलते हैं। अच्छा, भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, ये बेसिकली क्या यूपी से, कहाँ से हैं, यूपी से संबंधित है। ये किस संगीत घराने से हैं, तो हरिप्रसाद चौरसिया क्या बांसुरी से हैं, और बोलता है किस संगीत घराने से संबंधित है। तो जानते हैं दोस्त क्या है, इसका कई जगह आंसर दिया गया है सेनिया, क्या है, सेनिया दिया गया है। लेकिन हम इसको सर्च किए हैं तो सब जगह क्या होता है, मैहर। क्या होता है, मैहर घराना। क्या होगा, सबसे अच्छा आंसर होगा मैहर। अब मैहर ना रहेगा तो क्या रहिएगा, रामपुर जयपुर होगा। लेकिन हमारे आंसर क्या है, इसको मैहर बना लीजिएगा तो क्या होगा, ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया ना। निम्नलिखित में सही कथन की पहचान करना है, पहचानिए। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सदात खां को बुरहानुल उपाधि दिया था। देखिए समझिएगा, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सदात खां को बुरहानुल मुल्क उपाधि दिया था, सही बात है। देखिए ये भारत हो गया। इस 1707 के बाद क्या हुआ कि औरंगजेब का मृत्यु हो गया, मुगल साम्राज्य क्या हो गया, पतन की ओर चला गया। यही दिशा में क्या हुआ कि यहाँ ये आपको क्या है, अवध वर्तमान यूपी वाला एरिया की बात करते हैं, लखनऊ वाला एरिया की बात करते हैं। तो यहाँ 1722 में क्या किया कि सदात खां, क्या नाम था इनका, नाम था सदात खां ने क्या किया, एक अलग स्वतंत्र का किया, अवध राज्य की स्थापना कर लिया। इसको पहले क्या कि मुगल बादशाह जिसका नाम था मोहम्मद शाह, इसने सदात खान के इसको सदात खान को बुरहान उल मुल्क। देखिए यहाँ आसफ जहाँ रहेगा तो इसको निजाम मुल्क, ये हैदराबाद में चला गया था, निजाम मुल्क यहाँ था, ठीक ना। लेकिन यहाँ बुरहान उल मिलता है, तो बुरहान उल मुल्क क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा यही सदात खां, सही है। सदात खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था, ये भी सही है। सदात खां अवध में स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे, ये भी सही है। इन्होंने 1717 में मुगल स्वतंत्रता घोषणा किया, नहीं 1722 में घोषणा किया। मुर्शिद कुली खां जो था ना, ये क्या किया था, 1717 में क्या किया था, मुगल स्वतंत्रता घोषणा बंगाल में कर दिया था। ये क्या आपको गलती दिया गया है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं क्या हो गया, आपको गलती हो गया। तो 4 नंबर आंसर, ये आंसर नहीं, आंसर नहीं होगा। तो ये आंसर हो जाए 1 2, क्या हो जाएगा 3, 1 2 हो जाएगा, आपको 3 हो जाएगा। इनमें से सही कथन की पहचान करना, पहचानिए। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में किया गया था, इलाहाबाद में, सही बात है। आपको मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने थे और चित्तरंजन दास इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। केंद्रीय विधायिका के निर्वाचित अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय विठल भाई पटेल थे, सही बात है। 1925 में इनको बनाया गया था, केंद्रीय विधायिका का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि अगर केंद्रीय विधायिका का प्रथम अध्यक्ष बोलेगा तो मनोनीत थे, उनका नाम था फ्रेडरिक वाइट था, और प्रथम उपाध्यक्ष था सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन यहाँ निर्वाचित बोलेगा तो विठल भाई पटेल थे, सही बात है। 1919 के अधिनियम के अनुसार महिलाओं को भी मतदान देने का अधिकार दिया गया था, ये भी क्या आपको सही है। भारत में महिलाओं को अधिकार दिया गया 1919 के अधिनियम के तहत। हालांकि भारत में 1892 में क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन का शुरुआत हुआ। 1919 में क्या हुआ कि डायरेक्ट इलेक्शन का शुरुआत हुआ। अब महिलाओं को भी वोटिंग राइट अब मिला, लेकिन सभी को नहीं दिया गया था, ये आपको सही है।
लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र, इनको बोलते हैं लाल बाल पाल, ये सब गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल। इसमें से क्या है, केवल लाला लाजपत राय कांग्रेस की अध्यक्षता की हैं 1920 में, जो कांग्रेस का आपको कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जहाँ पर आपको असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया था, प्रस्ताव, उसका इन्होंने अध्यक्षता किया था। सही बात है, ये क्या आपको है, सही है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछता है कि इनमें से कौन सही है, सही कथन की पहचान, इसमें सब सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आइए बाबू, धारा की चाल 4 किलोमीटर बराबर है, मतलब समझिए क्या है धारा, इधर क्या है, बह रहा है, पानी बह रहा है, इसका जो है धारा की चाल जो बोलता है कि 4 किलोमीटर क्या है पर आवर है, ठीक है। और नाव की, इसमें मान लीजिए कि नाव, इसमें क्या है कि आपका नाव चल रहा है, तो नाव का चल कितना है, 11 किलोमीटर पर आवर है। अब बोलता है कि नाव धारा के एक बार प्रतिकूल, मतलब धारा इधर चल रहा है तो एक बार नाव को इधर चलना है, तब प्रतिकूल में कितना है, 21 किलोमीटर चलना है, और धारा के अनुकूल में कितना चलना है, 45 किलोमीटर चलना है। तब बोलता है कि ये दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो आप जानते हैं क्या होता है कि देखिए, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या, चाल बराबर लिखते हैं क्या, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय लिखते हैं। तो आपको चाल भी दिया गया है, समय भी दिया गया है, चाल भी दिया गया है और दूरी भी दिया गया है। आपको क्या करना है, समय ज्ञात करना है। तो हम मान लें कि समय बराबर क्या लिखेंगे, समय बराबर लिख दें क्या, दूरी बटे क्या, चाल। अब यहाँ पर देखना क्या है कि एक बार दूरी कितना दिया गया है, एक बार दूरी दिया गया आपको 21 किलोमीटर, तो 21 कर लेते हैं, 21 अब बटे देखिएगा। अब बोलता है कि धारा के प्रतिकूल में, धारा के प्रतिकूल में चलता है तो दोनों को क्या करते हैं, नाव का और धारा के स्पीड को क्या करते हैं, घटा देते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। तो 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो, 11 में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 11 में 4 घटाएंगे तो 7, कितना हो जाएगा आपको, 7 हो जाएगा। एक बार और क्या बोलता है कि 45 किलोमीटर चलता है, लेकिन यह कौन से चलता है, आपको धारा के दिशा में, धारा के क्या चलता है, दिशा में अनुकूल में चलता है 45 किलोमीटर। तो धारा के दिशा में चलने पर दोनों को जोड़ते हैं तो 11 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तब काटिए, 7 21, 15 45, तो 3 3 कितना हो गया, 6 घंटा। तो टोटल कितना लगेगा, 6 घंटा आपको लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 घंटा। वित्त आयोग के बारे में सही कथन की पहचान करना है, कीजिए बाबू। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग गठन की चर्चा है, बिल्कुल सही बात है। एक केंद्रीय वित्त आयोग की चर्चा किया गया, जबकि यही क्या है, राज्य वित्त आयोग में क्या है, 243 का आई में चर्चा किया गया, ये भी क्या आपको राज्य वित्त आयोग के सही, ये भी सही है। आगे चलिए, आयोग द्वारा दिए गए सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है, नहीं भाई, राष्ट्रपति के लिए क्या होता है, सलाहकारी होता है या केवल सिफारिश कर सकता है। तो ये वाला तो क्या कीजिए, गलत कर दीजिए, तो 2 आंसर होगा, नहीं 2 आंसर। अच्छा, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यूपीएससी में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 2-4 क्वेश्चन ऐसा भी सेट करने का प्रयास किए होंगे, हो सकता है एक आध क्वेश्चन से डाल दे। तो मतलब कि एक तो क्या हो गया गलती, इसमें सही कथन की पहचान करना है, सही कथन की पहचान करना, तो 2 हमको सही मिल गया है, एक गलती मिल गया। आगे चलिए, अब तक 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है, नहीं भाई 16 वित्त आयोग का गठन हो चुका है, और 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष आपको अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। अब 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष एनके से थे, नंद किशोर सिंह थे, मतलब ये गलत है, तो 2 गलती हो गया। अब आगे चलिएगा, पहला वित्त आयोग 1951 में केसी न्यू की अध्यक्षता में गठित किया था, सही बात है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 2 और 3 गलत हो गया, तो 2 गलत हो गया और 1 सही है, 4 सही है, 5 सही है। तो बोलता है केवल 1 सही है, नहीं, केवल 2 कथन सही है, नहीं, केवल इसमें 3 कथन सही है, 1 2 3, केवल इसमें क्या है, 3 कथन सही है, केवल 3 कथन सही है, 2 कथन क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हालांकि डरिएगा नहीं, आप लोग कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। अब चूंकि हम क्वेश्चन सेट करें तो खरखाई तो करबे नहीं करेंगे बाबू, है ना। हालांकि आप लोग के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अभी फिलहाल नहीं आएगा, वो आपको आएगा तो 1 2 करके ही आएगा। आगे चलिए, 56 हो गया। अब आते हैं 57, कोशिका से संबंधित सही कथन की पहचान करना है। देखिए जो सेल होता है ना, सेल होता है, तो सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो केंद्रक और न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन या मस्तिष्क कहा जाता है, क्या आपको सही बात है। अच्छा, ये देखिए आप समझिएगा, एक होता है एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में क्या होता है कि ऊपर में एक होता है कोशिका भित्ति, इसमें क्या होता है कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, लेकिन प्लांट में क्या होता है कोशिका भित्ति पाया जाता है, और जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाया जाता है, और कवक में भी कोशिका भित्ति पाया जाता है। और कवक की कोशिका भित्ति क से कवक, क से काइटिन, सही बात है। और जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टी डोगलकेन का बना होता है या पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, सही बात है। कोशिका झिल्ली केवल पादप कोशिका में होता नहीं, देखिए कोशिका भित्ति पूछता ना, कोशिका भित्ति, सेल बाल बोलता तो केवल पादप में पाया जाता है। लेकिन अब देखिए इस सेल के ऊपर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। मतलब क्या है, कोशिका झिल्ली केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, क्या है, गलत हो गया।
तो 3 नंबर तो आंसर होगा। सही कथन पहचाना ना, तो 3 नंबर आंसर नहीं होगा। जहाँ जहाँ 3 गलत काटिए, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब चूंकि ये वो तो गलत हो गया, तो ये भी, इनमें सभी भी आंसर नहीं होगा, तो अपने आप आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर आ जाएगा, सी आ जाएगा। बाकी पढ़ लीजिए। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली बोलते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। महानदी का उद्गम कहाँ? देखिए, महानदी को उड़ीसा का शोक बोलते हैं, बिहार का शोक कोसी को बोलते हैं, अब बंगाल का शोक दामोदर को बोलते हैं, और चीन का शोक होंगो नदी को बोलते हैं। तो महानदी का बोलता है उद्गम कहाँ से है? तो ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ से है। रायपुर में सिहोवा पहाड़ी है, सिहोवा पहाड़ी, वहीं से क्या होता है, निकलता है। और इसके ऊपर क्या है कि आपको महानदी के ऊपर क्या है, आपको एक डैम बनाया गया है, उसको बोलते हैं हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कि दुनिया का सबसे लंबा बांध है। 2011 के जनगणना के अनुसार बोलता है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बोलता है कि लिंगानुपात जो है आपको सबसे कम है। ये केंद्र शासित प्रदेश की बात बोलता है। अगर राज्य प्रदेश तो हरियाणा हो जाता, ठीक ना, लेकिन यहाँ केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, तो सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश जो है आपको क्या है, दमन और दीव। क्या है आपको, दमन और दीव में क्या है कि सबसे कम है, मात्र क्या है, 618। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गलत कथन पहचानना है। शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकाल भूमध्यसागरीय जलवायु की विशेषता है। देखिए, भूमध्यसागरीय जलवायु की विशेषता पूछेगा ना, मतलब तो यहाँ पे याद रखना है कि शीतकाल में यहाँ वर्षा होता है। ये क्या आपको है, सही है। मानसूनी जलवायु प्रदेश में शीतकाल में शुष्क जलवायु होता है, सही बात है। हमारे यहाँ देखते हैं ग्रीष्मकाल में वर्षा होता है, हमारे यहाँ मानसूनी जलवायु से रिलेट कर सकते हैं, ये भी सही है। जुरासिक युग में डायनासोर जैसे जीव की उत्पत्ति हुआ था, ये भी आपको सही है। बेंगवाला जलधारा गर्म है, नहीं। हम्बोल्ट की बात करते हैं, ग्रीनबोल्ट की बात करते हैं, ग्रीनलैंड की बात करते हैं, बेंगवाला की बात करते हैं, ये सब क्या है, ठंडा जलधारा है। तो ये गर्म जलधारा आपको नहीं है, ये क्या आपको गलती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी सब पता होना चाहिए कौन गर्म जलधारा है, कौन ठंडा जलधारा है बाबू। श्वसन के दौरान शरीर से कौन सी गैस बोलता है बाहर निकलता है? तो याद हो, कुछ देर पहले बताए थे कि C6H12O6 यहाँ ऑक्सीजन जब मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, एनर्जी बनता है, ये सब बताए थे कुछ देर पहले, एनर्जी बनता है। तो यहाँ कौन गैस निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है बाहर, तो बाहर कुछ निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। श्वसन के दौरान कौन सा गैस लिया जाता है, तो ऑक्सीजन गैस आपको लिया जाता है। दशरथ मांझी जी ने माउंटेन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, का जन्म बिहार के गया के किस गाँव में हुआ था बबुआ? तो दशरथ मांझी को माउंटेन मैन कहा जाता है, माउंटेन मैन ऑफ इंडिया। बिहार के गया में गलहौर गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक ना। एक मांझी द माउंटेन मैन सिनेमा भी आया था, उसमें आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी रोल निभाए थे आपको दशरथ मांझी का, इसको ध्यान रखिएगा ना। और बाकी क्या है कि भारत के बहुत सारा मैन होता है, भारत का जल पुरुष वाटरमैन इसे बतैले होंगे बाबू, कई बार हम बता चुके हैं। राजेंद्र सिंह को क्या बोलते हैं, राजेंद्र सिंह को इसको कहते हैं वाटरमैन कहते हैं, ठीक ना। ऐसा कई 10-15 को बता चुके हैं, आप एक रिविजन कर लीजिएगा। सही कथन का पहचान करें। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह ने साहू को जेल से मुक्त कर दिया। देखिए, औरंगजेब का किया था कि मुगल था, ये क्या किया था कि मराठा के साहू को क्या किया था। देखिए, शिवाजी के बेटा क्या थे आपको, संभाजी। आज संभा के बीच क्या है आपको, साहू जी आए थे, ठीक ना। तो साहू जी बेसिकली क्या है कि इनको संभाजी को हत्या करके साहू जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और तब क्या है कि आपका मराठा का नेतृत्व जो है आपको दूसरे के हाथ में चला गया था। तो यहाँ बोलता है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ तो मोहम्मद शाह ने साहू जी को जेल से मुक्त कर दिया। नहीं, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह गद्दी पर नहीं बैठा था, पहला चित्त ये रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर कौन बैठा था, मुअज्जम। मुअज्जम ही बाद में कौन नाम से बैठा, बहादुर शाह जफर वन के नाम से गद्दी पर बैठा था। तो ये गलत हो गया, ये बहादुर शाह जफर या मुअज्जम इसको जेल से रिहा कर दिया था, ये गलत हो गया। तो सही कथन की पहचान करना था, एक आंसर होगा नहीं, तो ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, क्योंकि सब में एक है, ये गलत हो गया। तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बाकी आपको पता है या नहीं है, आंसर पकड़ा गया। बाकी देख लीजिए, फर्रुखसियार को घृणित कायर कहते हैं, सही बात है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहते हैं, सही बात है। बहादुर शाह प्रथम को रंगीला बादशाह कहते हैं, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह कहते हैं, तो ये क्या हो गया आपको गलत, ये क्या होगा, गलत हो गया। तो आंसर क्या है, 2-3 हुआ, ऐसे भी 2-3 आया आंसर, है ना। चलिए, इनमें से गलत कथन की पहचान करना है, पहचान कीजिए। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 30 दिसंबर को मनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस 30 दिसंबर को नहीं, 28 दिसंबर 1985 में बम्बई के गोकुलदास संस्कृत तेजपाल विद्यालय में इसका स्थापना 1885 में इसका किया गया था।
WC एनर्जी इसका WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी इसका अध्यक्षता किए थे, और ए.ओ. ह्यूम इसका आपको संस्थापक थे। तो ये तो गलत हो गया। तो जब एक गलत हो गया, गलत कथन की पहचान करना है, ये गलत हो गया, तो मतलब ये हो गया कि आपका ये आंसर हो सकता है, ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये तीनों आंसर आपको हो सकता है ना। आइए, कांग्रेस पार्टी के नामकरण में कांग्रेस शब्द दादा भाई नौरोजी की सलाह पर रखा गया था, आपको सही है। सही है, मतलब दो आंसर होगा नहीं, क्यों? क्योंकि गलत कथन को पहचान करना है, आई सही है, तो दो जहाँ जहाँ गलत काटी, ये आंसर आपको नहीं होगा, ये आंसर आपको नहीं होगा। आगे चलिए, कांग्रेस पार्टी का जनक एवं संस्थापक एवं को माना जाता है, ये भी क्या आपको सही है, तो मतलब 3 भी आंसर नहीं होगा, 3 तो कहीं है ही नहीं है। आगे चलिए, सेफ्टी बल्ब सिद्धांत या सुरक्षा कवच का सिद्धांत कांग्रेस की स्थापना जुड़ा हुआ है। हाँ भाई, कुछ लोगों का नाम क्या है, कांग्रेस का स्थापना अंग्रेजी साम्राज्य को भारत में और सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था, ये आपको क्या आपको सही दिया गया है, तो मतलब 4 भी आंसर नहीं होगा, तो ये भी आंसर आपको नहीं होगा। अब आइए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल थे, ये भी क्या आपको सही है, हमको गलत छाटना है, तो 5 भी आंसर नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। मतलब गलत कौन है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 30 दिसंबर को नहीं 28 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़िए। अगला क्या है कि फ्रांस में बेस्टेल दिवस या राष्ट्रीय दिवस क्या आपको 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में क्रांति हुआ था, है ना। बेस्टेल पर आक्रमण किया गया था, 14 जुलाई को क्या है कि फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और फ्रांस में जो आपका क्रांति हुआ था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व नारा दिया गया था, और लुई 16वां के शासनकाल में ये आपको हुआ था। इसका संबंध क्या था, बुर्बो वंश से, बुर्बो राजवंश था। और लुई 14वां बोला था कि मैं ही राज हूँ और मेरा शब्द ही मेरा कानून है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्प में द्विनिषेचन मतलब डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो गुण सूत्र की संख्या कैसा होता है, तो गुण सूत्र की संख्या कैसा होता है आपको त्रिगुणित, कैसा होता है त्रिगुणित हो जाता है। और इसके बारे में वीडियो में जो है आपका बहुत ही डिटेल से इसको बताए थे, हर एक पिक्चर के माध्यम से, है ना। तो ये आपका काम वहाँ से देखना। सही कथन की पहचान करें। भारत के मात्र 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था का है, सही बात है। ताम्बुक इसको याद कर लीजिए, ताम्बुक ट्रिक याद कर लीजिएगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, यहाँ पर क्या है कि 2 सदनीय विधायिका है, आपको सही है। मतलब यहाँ पर क्या है, विधान परिषद भी है, विधान परिषद भी है, विधान परिषद भी है। अब बाकी देखिए हमारे यहाँ टोटल 28 राज्य है, तो देखिए 28 राज्य में क्या है कि आपको विधानसभा तो होगा ही, विधानसभा हमारे यहाँ क्या है आपको 28 राज्य में होगा, ठीक है ना, 28 राज्य में होगा। लेकिन 6 राज्य में क्या है कि यहाँ पर विधान परिषद भी हो गया। विधानसभा विधान परिषद मतलब 6 राज्य में क्या हो गया, विधान परिषद और विधानसभा दोनों हो गया। तो 6 राज्य में क्या है कि द्विसदनीय हो गया। और बाकी क्या हो गया कि जो हमारे यहाँ 22 राज्य हो गया, तो 22 में क्या हो गया, एक सदनीय हो गया। वहाँ पर खाली क्या आपको विधानसभा ही है। आइए, 28 राज्यों के अतिरिक्त 3 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्यों के अतिरिक्त 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जहाँ विधानसभा है। हाँ भाई, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पर है। और इसके अलावा क्या, दिल्ली की बात करते हैं, है ना। ये सब जगह क्या है, आप पांडिचेरी की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है कि सब जगह की आपको विधानसभा है। तो यह वो क्या है, सही है। उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं, राज्य में कहते हैं, सही बात है। और केंद्र में उसको राज्यसभा बोलते हैं। भारत के 22 राज्य में एक सदनीय विधायिका है, बोलता है कि भारत के 22 राज्य में एक सदनीय विधायिका है। हाँ भाई, बताएं तो अभी कुछ देर पहले कि मतलब 6 राज्य में 2 सदनीय है, अब 22 राज्य में एक सदनीय है। देखिए आपको सही है। तब बोलता है कि इसमें से केवल एक कथन सही है, नहीं केवल 2 कथन सही नहीं, केवल 3 कथन नहीं, केवल इसमें क्या है, 4 कथन इसमें क्या आपको सही दिया गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही, रुके थोड़ा सा पानी पी लेते हैं बाबू, सो गया हो। इनमें से कौन सा कथन बोलता है आपको सही है। आइए, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति 2002 में आया था, नहीं भाई 2001 में आया था। रटिए बाबू, ये सब इतना नज़दीक में देकर गड़बड़ा सकता है, क्वेश्चन भारत में पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो ये गलत है, तो जहाँ जहाँ एक है पहले गलत काटिए। ई आंसर नहीं होगा, इसमें एक है नहीं होगा। ई आंसर है, एक इसमें नहीं होगा आंसर सही। अच्छा, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें सभी तो आंसर हो नहीं सकते, गलत हो गया तो मतलब ई अगर पता रहता तो आपको पता और बाकी है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं था। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी और समझा देते हैं। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडियोन गैस की मात्रा बढ़ जाता है, सही बात है। पृथ्वी के जिस बिंदु या स्थान से भूकंप का उद्गम होता है,
यहाँ से अगर भूकंप का उद्गम हो रहा है उसे फोकस कहा जाता है, सही बात है। और जहाँ पर पहले इसका अनुभव किया जाता है उसे एपी सेंटर कहते हैं, उसे अधिक केंद्रीय एपी सेंटर कहते हैं। आपको क्या है, सही है। ये क्या सही है, तो मतलब कि एक गलत हो गया और 2, 3, 4 क्या आपको है, सही है। राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, 1987 में इसका स्थापना हुआ था। बोलता है किसके सहायक कंपनी के रूप में इसका स्थापना किया गया था, तो भारतीय रिजर्व बैंक का क्या आपको यह सहायक कंपनी के रूप में स्थापना किया गया था, ठीक ना, ये हो जाएगा। और आरबीआई की स्थापना पता है कि 1935 में किया गया था। इसको 1949 में क्या कि आपको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में किया गया था, ठीक ना। चलिए अब एक गलत कथन की पहचान करना है, पहचानिए। चूकी कामाता को विश्व का तांबा राजधानी बोलते हैं। चूकी कामाता खान कहाँ आपको, चिली, चर्च चूकी कामाता चर्च चिली। यहाँ पर तांबा काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए तांबा राजधानी बोलते हैं, सही बात है। ब्राज़ील की अमापा खान में संसार में मैग्नीज सबसे अधिक, मतलब ब्राज़ील में जो अमापा खान है संसार में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है, हाँ भाई है। ऑस्ट्रेलिया के विश्व विख्यात सोने की खान कालगोरली और कुलगाड़ी है, सही बात है। इटाबीरा यूएसए का प्रमुख, इटाबीरा यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रमुख लौ एस खान है। नहीं, देखिए इटाबीरा क्या है कि लौ ऐसा खान है, लेकिन ये अमेरिका में नहीं पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपको, ब्राज़ील में पड़ता है, ब्राज़ील में पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, डी। कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था, तो भारत में कुछ देर पहले बता चुके हैं शायद ही क्वेश्चन। ऐसे देखिए भारत में प्रथम बार जो औद्योगिक नीति लाया गया था 1956 में लाया गया था आज़ादी के बाद, मुख्य रूप से। ऐसे 1948 में भी लाया गया था, हाँ, दूसरा 1956 में लाया गया था। और फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया आपको 24 जुलाई 1991 को लाया गया, ऑप्शन नंबर बी। इसी को एलपीजी रिफॉर्म कहा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे करने लाया गया था। आइए यहाँ है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। देखिए बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1906 में हुआ था, पटना में हुआ था। दूसरा अधिवेशन 1908 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था आपको, भागलपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सज्जनानंद सिन्हा किया था, यहाँ तक सही दिया गया। तो बोलता है यह किसके प्रयास से संभव हुआ था, तो ये आपको दीप नारायण सिंह के क्या होता है, प्रयास से आपको संभव हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ताजमहल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन पहचानना। आइए, यह एक भव्य मकबरा है, ये क्या आपको सही है, यह सही है। इसका मतलब एक आंसर नहीं होगा क्योंकि हमको सही नहीं, गलत कथन पहचाना है तो सही हो गया। देखा मतलब ये आंसर आपको नहीं होगा क्योंकि इसमें एक दिया गया है। इसका निर्माण शाहजहाँ ने किया था, इसका निर्माण शाहजहाँ ने किया था। हाँ, इसका निर्माण देखा जाए तो शाहजहाँ ने ही तो करवाया था, तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे आपको सही मानेंगे। जब इसको सही मानेंगे तो इसका मतलब दो भी आंसर नहीं होगा क्योंकि हमको गलत छाटना है। तो दो कहीं है नहीं, दो है नहीं, आगे चलेगा। यह आगरा फोर्ट के बाहर है भाई, यह क्या है, आगरा में ही आगरा फोर्ट क्या आपको बाहर है, तो मतलब ये भी क्या आपको सही है। जब 3 सही है तो मतलब 3 आंसर नहीं होगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 दिया गया है। इस पर कारीगरों का नाम उत्कीर्ण है, नहीं भाई, कहा जाता है कि ताजमहल बनाने वाला कारीगर को क्या हाथ काट दिया गया था और नाम लिखेगा जी, है ना। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्या गलत हो गया। ताजमहल के लिए पत्थर मकराना के खान से लाया गया था, सफ़ेद संगमरमर, बिल्कुल सही बात है। और मकराना जो है ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में नहीं है, यहाँ तक सही था, लेकिन यह क्या है राजस्थान में, कहाँ आपको राजस्थान में है, तो ये भी गलत हो गया। तो मतलब 4 और 5 बचा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 4 और 5, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। मंगल पांडे बंगाल के बैरकपुर के 34वें रेजिमेंट के सैनिक, 34वें इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक थे, बिल्कुल सही बात है। जो मूल रूप से बिहार के बलिया से नहीं, बलिया से थे, लेकिन बलिया बिहार में नहीं, बलिया कहाँ यूपी में है, तो ये क्या है गलत है, ये क्या आपको गलत है। यहाँ सही कथन पहचानना है, तो ये गलत हो गया था। जहाँ जहाँ एक है पहले गलत काट दीजिए, ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। अच्छा 2, 3 दोनों में, तो 2, 3 तो कन्फर्म आंसर है होगा, तो इसको तो देखना ही नहीं है, बाकी 4 देख लीजिएगा। बिपिन चंद्र ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष करार दिया था, सर्वप्रथम नहीं। देखिए बिपिन चंद्र ने भी 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संघर्ष कहा है, लेकिन सर्वप्रथम क्या है कि बी डी सावरकर, विनय दामोदर सावरकर साहब ने बोला था, इन्होंने लिखा था फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक, और उन्होंने सर्वप्रथम 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष करार दिया था। तो मतलब क्या हो गया कि आपका ये 4 नंबर तो क्या हो गया, गलती हो गया। बिपिन चंद्र सर्वप्रथम आपको नहीं कहते, तो मतलब ई तो आपको आंसर क्या होगा, होगा नहीं, ये आंसर आपको होगा नहीं। जब ई आंसर होगा नहीं तो मतलब 2, 3 तो दोनों में था, तो ये क्या आंसर हो जाएगा। बाकी 2, 3 को पढ़ के देख लेते हैं। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया था, और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दिया गया था, क्या आपको सही है। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 के सैनिक विद्रोह का शुरुआत हुआ था, ये भी सही है। और मेरठ के सैनिकों का संबंध 20वीं नेटिव इन्फेंट्री से था, ये भी क्या आपको है सही है।
ठीक ना। तो मतलब वही हो गया, सही है, बाकी सब गलती था। आइए यहाँ एंजियोग्राफी के बारे में देखिए। एंजियोग्राफी क्या होता है ना कि आपका देखिए, मान लीजिए कहीं समझिए कि ब्लड ले जाने वाला जो हमारे हृदय की ओर ब्लड वगैरह ले जाता है, तो ब्लड क्या होता है, पाइप के माध्यम जाता है, तो पाइप में कई बार क्या है, ब्लॉकेज वगैरह जाता है, ठीक ना। तो एंजियोग्राफी के माध्यम से क्या करते हैं, पता करते हैं कहीं ब्लॉकेज तो नहीं आ गया, और जब पता चल जाता है तो एंजियोप्लास्टी करके इसको क्या करते हैं, सही करते हैं। इसको क्या करते हैं, सही करते हैं। आइए अब देखते हैं कौन सही नहीं है। यह एक डायग्नोस्टिक प्रक्रिया है। डायग्नोस्टिक मतलब होता है कि जांच करने की प्रक्रिया है, पहचान करने की प्रक्रिया है। इसका इस्तेमाल रक्त वाहिकाओं के जांच करने और आर्टरी और नसों में ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए किया जाता है। जिस अनुसार बताएं उसके अनुसार तो सही लग रहा है। आगे आइए। एंजियोग्राफी तकनीक को साल 1927 में पहली बार एक पुर्तगाली फिजिशियन एवं न्यूरोलॉजिस्ट इगास मोजिन ने खोजा था और उन्हें 1949 में इस काम के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब तो एग्जाम में इतना सारा फैक्ट आपको याद रहेगा नहीं, ठीक ना। हम इसलिए डाल दिए हैं कि यही बने कम से कम आपको याद करवा दे, समझ में रहा ना। इतना आपको टफ फैक्ट देकर पूछेगा तब नहीं बना सकते हैं। बाकी क्या है, सही इसको याद कर लीजिए कि 1927 में खोज किया गया था और इगास मोनिज ने खोज किया था। इसके लिए उनको 1949 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। सही है। आइए, इस प्रक्रिया में एक विशेष डाई या कंस्ट्रक्ट को एक महीन ट्यूब या कैथेटर के से कमर या बाह में की धमनी में इंजेक्ट किया जाता है, ये भी आपको सही है। आइए, एंजियोप्लास्टी का इस्तेमाल रक्त वाहिकाओं का जांच करने के लिए किया जाता है। नहीं, अभी कुछ देर पहले ना बताए हैं कि एंजियोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं रक्त वाहिकाओं का जांच करने के लिए, और उसका उपचार करना होता था एंजियोप्लास्टी का इस्तेमाल करते हैं। आइए, एंजियोग्राफी का इस्तेमाल रक्त वाहिकाओं में ब्लॉकेज इत्यादि को उपचार करने के लिए किया जाता है। उल्टी कर दिए हैं खाली। एंजियोप्लास्टी का इस्तेमाल रक्त वाहिकाओं में जो ब्लॉकेज मिल गया उसका उपचार करने के लिए करते हैं। एंजियोग्राफी का एंजियोप्लास्टी क्या करेंगे, उपचार करेंगे। एंजियोग्राफी से क्या करेंगे, पता लगाएंगे। तो गलती कौन होगी, ऑप्शन नंबर डी, ए हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। यहाँ पर भी गलत कथन पहचानना है, पहचानिए। सभी संसदीय समिति के अध्यक्ष का चुनाव प्रधानमंत्री करते नहीं। देखिए, संसदीय समिति बनाया जाता है संसदीय कार्य में सहायता करने के लिए बनाया जाता है, ये आप क्लियर रखिए। और संसदीय समिति के अध्यक्ष का चुनाव प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, बल्कि कौन करते हैं, आपको लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर करते हैं। तो ये तो गलत हो गया, गलत कथन की पहचान करना है। तो मतलब एक वाला आंसर आपका, ई वाला आंसर आपका हो सकता है। अब देखिए, अब ऐसे ही पकड़ा गया नहीं, अभी नहीं पकड़ाया, अभी नहीं पकड़ाया, आगे चलिए। ये तो आंसर होगा नहीं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, नहीं वो गलत तो पकड़ा गया तो आंसर होगा नहीं। आगे चलिए। अगर किसी समिति में लोकसभा अध्यक्ष भी सदस्य हो तो समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। हाँ, अगर कोई समिति में लोकसभा अध्यक्ष खुद इसमें रहेगा तो वही क्या करेंगे, अध्यक्षता आपको करेंगे। ये क्या आपको है, सही है, मतलब ये क्या आपको है, सही है। तब गलत कथन की पहचान करा, दू तो आंसर होगा नहीं, तो आंसर होगा नहीं, ये आंसर नहीं होगा, इसमें दू दिया गया है। आगे चलिए। लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में किया गया था, भारत संविधान 1919 के तहत, बिल्कुल सही बात है। और लोक लेखा समिति को सभी संसदीय समिति का जननी भी कहा जाता है, आपको सही है, ठीक ना। और पराकलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन बोलते हैं, सही बात है। इसमें क्या है कि टोटल 15 मेंबर होता है, सब 22 मेंबर होता है। 15 लोकसभा से, 7 आपको राज्यसभा से आता है। इसका अध्यक्ष हमेशा क्या होता है, विपक्षी दल से होता है वर्तमान में, ठीक ना, ये आपको सही है। आगे चलिएगा। पराकलन समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल का होता है। बोलता है कि पराकलन समिति का जो अध्यक्ष होता है हमेशा जो बोलता है क्या विपक्षी दल का होता है, नहीं। देखिए, लोक लेखा समिति में अध्यक्ष वर्तमान में हमेशा विपक्षी दल का होता है, लेकिन पराकलन समिति में 30 सदस्य होता है, सब लोकसभा से होता है, ठीक ना। और पराकलन समिति का अध्यक्ष जो होता है ये क्या होता है, हमेशा सत्तारूढ़, क्या होता है, सत्तारूढ़ दल का होता है। तो 4 भी गलत हो गया। तो गलती कौन कौन पकड़ाया बाबू, ला इसमें गलती कौन पकड़ाया। सभी संसदीय समिति का अध्यक्ष क्या होता है, प्रधानमंत्री तुरंत चुनाव, ये भी क्या आपको सही है, ये भी क्या आपको, ये भी गलत है, ये भी क्या गलत है। और आपका गलती कौन हो गया, आपको 4 नंबर भी गलती हो गया। तो मतलब इसमें गलती कौन है, 1 और क्या है, 4 है। लेकिन कहीं पर 1 आपको दिखाई दे रहा है, नहीं, तो कहीं 1 नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर क्या बनाएंगे, 4 बनाएंगे। लेकिन एक्चुअली में गलत 1 और 4 दोनों है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार क्या है कि आपको 4 गलत बनाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर भी गलत कथन की पहचान करना। आइए, यकृत जो होता है हेपेटिक नामक कोशिका से बना होता है, बिल्कुल सही बात है। इसको लीवर बोलते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, ये बाह्य ग्रंथि होता है। इसका पुनर्निर्माण रीजनरेशन पावर सबसे अधिक होता है, सही बात है। और मस्तिष्क न्यूरॉन सेल से बना होता है, ये भी सही है। और इसका पुनर्निर्माण की शक्ति क्या होता है, सबसे कम होता है, ये भी सही है। यकृत द्वारा ही क्या होता है, पित्त स्रावित होता है, बिल्कुल सही बात है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों के जांच पित्त की जांच द्वारा करते नहीं, यकृत का क्या कहता है, जांच किया जाता है। तो यही क्या है, गलती दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। थर्मल पावर प्लांट का कौन सा मिलान सही नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ जो विद्युत पैदा किया जाता है सबसे अधिक क्या होता है, कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट से
निकाला जाता है, बिजली पैदा होता है। तो बोलता है थर्मल पावर प्लांट दिया गया, कौन सही नहीं है? आइए, कवास थर्मल पावर प्लांट गुजरात में है, सूरत जिला में, सही बात है। कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है, सही बात है। तालचर कहाँ है? उड़ीसा में, सही बात है। रामगुंडम कहाँ है? तमिलनाडु में नहीं, रामगुंडम ताप ऊर्जा कहाँ आपको? तमिलनाडु, तेलंगाना में। कहाँ आपको? तेलंगाना में है। तो गलती छाटना था, सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में अबरक को बोलते हैं माइका। माइका के अंदर प्रॉपर्टी क्या होता है ना, कि अब इसके लिए आपका क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, लेकिन हीट का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। इसलिए जो आयरन वगैरह प्रेस वगैरह देते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे अधिक हमारे यहाँ अबरक पाया जाता है, हमारे यहाँ एक चादरी अबरक भी पाया जाता है। और अबरक वर्तमान में देखिए आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया भी जाता है, और उसका मतलब उत्पादन भी सबसे अधिक हो रहा है। और आपका क्या बोल सकते हैं, भंडार भी है। हालांकि पहले आपको झारखंड तो था, लेकिन वर्तमान याद कीजिएगा सब आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में क्या होता है, आपको हीरा पाया जाता है ना। झारखंड में क्या होता है, कोयला, आप झरिया के नाम सुने होंगे, झरिया यहीं पर पाया जाता है, धनबाद में पड़ता है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जादूगुड़ा यहाँ पर झारखंड में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है ना। राजस्थान वगैरह की बात करते हैं तो राजस्थान में क्या है, राजस्थान में क्या होता है कि टीन हो गया, मतलब जीन क्या बोले इसको, जस्ता और शीशा के लिए क्या है, राजस्थान आपको क्या है, प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किन्हें लोकप्रिय रूप से मानवतावाद का जनक बोलते हैं? तो पेट्रॉक को बोलते हैं मानवतावाद का जनक बोलते हैं, पेट्रॉक को बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग की बात करते हैं, क्या है कि धर्म सुधारक थे। इन्होंने बाइबल का अंग्रेजी में, बाइबल का इन्होंने जर्मनी भाषा में और क्षेत्रीय भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था, बोल सकते हैं। कौन सा बायोमास नहीं है? बायोमास मतलब होता है, मतलब कोई जीव का मास, कोई जीव का अवशेष से जो प्राप्त होता है उसे बायोमास कहते हैं। जैसे कोयला की बात करते हैं, कोयला बेसिकली क्या है कि बड़ा बड़ा पेड़ पौधा बहुत पहले दब गया तो उससे प्राप्त होता है। पेट्रोलियम वगैरह सब क्या है, बायोमास है, कोयला हो गया। पेट्रोलियम की बात करते हैं, गोईठा हो गया, ये सब क्या है। तापीय ऊर्जा भी क्या होता है, आपको बेसिकली बोल सकते हैं थर्मल पावर प्लांट भी क्या होता है, कोयला जला कर प्राप्त करते हैं, तो ये आपको सही है। ये क्या बायोमास है। अब आते हैं नाभिकीय ऊर्जा, ये बेसिकली क्या है कि यूरेनियम की बात करें। यूरेनियम क्या कोई आपको बायोमास है? नहीं, यूरेनियम क्या एक तत्व है। तो ये बेसिकली क्या बोल सकते हैं कि आपको नाभिकीय ऊर्जा क्या आपको बायोमास नहीं है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के अंदर से निकलता है, ये भी क्या आपको बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर बायोमास एनर्जी नहीं है, ये भी नहीं है। जल विद्युत ऊर्जा जल से प्राप्त होता है, ये भी आपको नहीं है। तो यहाँ पर ये भी बायोमास नहीं है, ये भी बायोमास नहीं है। लेकिन अब चूँकि ऐसा दिया हो गया कौन बायोमास ऊर्जा नहीं है, अब ये को चूज करना ही है तो सबसे बेस्ट होगा क्या कि चुन लीजिए कि नाभिकीय ऊर्जा आपको क्या है, बायोमास नहीं है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा, जल विद्युत और भूतापीय ऊर्जा तीनों क्या ना बायोमास ऊर्जा नहीं है, लेकिन ये को चुनना है तो सबसे बेस्ट चूज करना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी चूज करेंगे। 1857 क्रांति के दौरान बिहार में कौन सा क्षेत्र अपहरित रहा था? देखिए पता है कि बिहार में जो है आपको 1857 की जब क्रांति हुआ था तो वीर कुंवर सिंह मुख्य रूप से नेता थे। हालांकि पटना में पीर अली भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, लेकिन जगदीशपुर और आरा से आपको मुख्य रूप से वीर कुंवर सिंह थे। तो देखिए आरा में फैला, गया में फैला, मुजफ्फर में फैला, लेकिन यहाँ पर मुंगेर में आपको नहीं फैला था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। पेस मेकर किससे संबंधित है? तो पेस मेकर बेसिकली क्या है कि आप हृदय में जो है, अगर हृदय क्या होता है अच्छा से पंप नहीं कर पाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि पेस मेकर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, हार्ट से संबंधित है। अब एक बोलता है कि समबाहु त्रिभुज की मध्यिका 15√3 है, तो इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगा? देखिए समबाहु त्रिभुज के मध्यिका का अगर फार्मूला लीजिएगा तो क्या होता है, मध्यिका बराबर होता है √3 एक मिनट रुकिएगा, √3/2a ये होता है फार्मूला होता है। ये बेसिकली मध्यिका का फार्मूला होता है। ए जहाँ क्या है इसका भुजा है, और आपको ऑलरेडी दिया गया कि मध्यिका कितना है 15 और रूट क्या आपको 3 है, तो यहाँ रूट से रूट खत्म कर दीजिए, बिल्कुल सही बात है। ए को इधर रह दीजिए, 2 को उधर ले जाइए तो ये यहीं रह जाएगा। अब 15 यहाँ a/2 है तो यहाँ ऊपर इधर भागा में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 15 30 हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इनमें से कौन सा कथन आपको बोलता है सही है? आइए, राज्यसभा में गणपूर्ति होती 25 सदस्यों की आवश्यकता पड़ता है। गणपूर्ति मतलब होता है कि सदन के हाउस का टोटल 1/10 चाहिए या 10% चाहिए, तो राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकता है, तो इसका 10% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। आपको क्या सही दिया गया है। पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता था, बिल्कुल सही बात है, पर यह प्रावधान अब हटा दिया गया है, ये सही बात है। तो यह क्या 105वां संविधान संशोधन तो हटाया गया? देखिए यहाँ तक तो सही था कि हटा दिया गया है, लेकिन यह 105वां संविधान संशोधन नहीं किया गया है,
यह कि 104वें संविधान संशोधन से आपको किया गया है और SC/ST के आरक्षण को और 10 वर्ष के लिए क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, ठीक ना। तो यह बोल सकते हैं क्या गलत हो गया, तो 2 नंबर क्या हो गया आपको गलत हो गया, है ना। 100 तो अब इसका मतलब ये हो गया कि ये भी आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर क्यों, समय 2 दिया गया है, तो समय 2 दिया गया तो आंसर तो होगा नहीं, समय 2 है तो आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, मतलब इसी पकड़ा गया। बाकी देख लीजिएगा, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, सही बात है। राष्ट्रपति अब संसद में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। हाँ देखिए, पहले राज्यसभा क्या था ना कि संसद में बेसिकली संसद का मतलब क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा में 12 सदस्य को नियुक्ति करता था। तो टोटल पहले संसद में 14 करता था, लेकिन अब क्या है कि लोकसभा वाला तो प्रावधान खत्म हो गया, तब संसद बोली राज्यसभा बोली या संसद बोली, बात एक ही हो गया, मतलब टोटल कितना 12 ना करेगा। तो सही आपको ये भी लग रहा है सही, तो आंसर हो जाएगा कितना 2, मतलब ये सही, ये भी 1 भी सही था, 3 भी था, 4 भी था, तो 1, 3, 4 यही आंसर हो जाएगा आपको। 85 का क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया अगला, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है जिससे वह 5% की हानि होता है। मतलब कि समझिए कि अंकित मूल्य कुछ भी होगा, अगर ओकरा पर 20% बट्टा देगा ना, छूट देता है, तो 5% क्या होता है, उसको हानि हो जाता है। यदि वस्तु पर अंकित मूल्य पर बेचेंगे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हमको क्या है कि यहाँ पता नहीं है कि इसका अंकित मूल्य क्या है, तो अब ऐसा करते जैसा क्वेश्चन कहता है वैसे बनाते चलते हैं, समझ में आ रहा है। तो अंकित मूल्य मान लेते हैं, अंकित मूल्य हमको पता नहीं था, अंकित मूल्य मान लेते हैं। अंकित मूल्य कितना बोलता है कि 20% बढ़ता रहता है, तब हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो अंक मतलब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा कि अंकित मूल्य का 20% बता दे देंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो अंकित मूल्य अगुण कितना हो जाएगा, हम बोल सकते हैं कि 80/100 कर दे, ये क्या निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया। आइए हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको एक तरफ ये भी निकालना है कि अगर क्या है कि क्रय मूल्य पर क्या है कि 5% हानि होता है, तो अगर यहाँ पर हम क्रय मूल्य क्या करते हैं, लिख देते हैं क्रय मूल्य, तो 5% हानि होता है, तो मतलब कि क्रय मूल्य पर क्या है कि 95% पर हम बेच रहे होंगे, तब तो ऐसा होगा, तो यहाँ ये हम कर देंगे। अब ऐसा करते हैं कि देखिए 100 से 100 काट दीजिए। अब क्या करेंगे, अंकित मूल्य, अब क्रय मूल्य किधर लेके आइए, क्रय मूल्य किधर लेके चलाएं। अब यहाँ 95 है, यहाँ पर कितना है आपको 80 है, कोई दिक्कत नहीं। 95 को नहीं बचे 95, यहाँ कितना हो गया 16 बचे 80, इतना हो गया। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि अंकित मूल्य 19 है और क्रय मूल्य कितना 16 है। तब बोलता है हाँ कि यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचते हैं तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो मतलब कि अगर हम क्या है कि चलिए कि क्रय मूल्य हमारा 16 है, अंकित मूल्य 19 है और इतने पर हम बेच देते हैं, तो लाभ कितना 16 में 19 में 16 जगह तो कितना जाएगा 3 आ जाएगा, तो लाभ कितना हो गया 3 हो गया, 3/100 अगुना क्रय मूल्य कितना 16 आ गया, यही आंसर हो जाएगा। अब गुना भाग कीजिए से कितना आ जाता है 2 मतलब कितना हो जाएगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 से कितना हो जाएगा 2 4 से कटेगा तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 हो जाएगा और 4 से 25 25 चौके 100, ठीक है। तब 75 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 75 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब गुना भाग कर जाता है, इसको काटिए भागा दीजिए कितना आ जाएगा दोस्त, 75 में अगर 4 से कीजिएगा तो 1 मरतबे लगेगा 4 लगेगा, तो कितना आ जाएगा आपको 3 5, तो 4 6 4 7 4 8 32, 4 8 32, यहाँ तक कितना हो गया 3 हो गया, जीरो यहाँ करेंगे पॉइंट करके, तो 4 7 28, 4 7 28 2 0, तो 4 5 20, 18.75 इसका आंसर आ जाएगा, 18.75 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, किसका मिलान सही नहीं है। नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, बोलता है कि नागा अर्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है, हाँ भाई है, एकदम है, बिल्कुल सही बात है। जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर स्थित है, सही बात है। बिहार और मध्य प्रदेश को लाभान्वित करता है, बिहार और यूपी को क्या करता है, गंडक परियोजना क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक ना। तो मध्य प्रदेश नहीं, वही गलत हो गया, आंसर हो जाएगा सी नंबर। बाकी क्या देख लीजिए, त्रिवेणी नहर को गंडक नदी से पानी मिलता है, सही बात है। यही बड़ी क्वेश्चन चर्चा में था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई पाकिस्तान ने क्या बोलता है आपको, पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बाद अपना क्या किया, एयर स्पेस इंडिया के लिए बंद कर दिया, इंडिया में बंद कर दिया। तो बेसिकली क्या है ना कि है क्या, एक शिकागो कन्वेंशन है, क्या बोलिए, एक शिकागो कन्वेंशन है जो कि 1944 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। इसके तहत से क्या क्या गया ना कि मान लीजिए एक देश ये है, भारत हो गया, समझिए पाकिस्तान हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है कि सभी देश क्या होता है कि इसका सदस्य शिकागो कन्वेंशन को साइन करता है।
इसके माध्यम से क्या होता है कि एरोप्लेन वगैरह उड़ता है। तो ये क्या है कि अपना इसका जितना इसका एरिया होगा, अपना एयर स्पेस ऊपर में होगा, वो कुछ क्या कर सकता है, अनुमति दे सकता है, अनुमति न भी दे सकता है, ठीक ना। मतलब क्या है कि यह अलाउ कर सकता है, जनरली बोला जाता है कि शब्द से अलाउ करेगा, ताकि इससे क्या हो कि मतलब समझे भारत को अगर इधर से जाना पड़ेगा तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तो यहाँ आसानी से आ सकता है, जा सकता है, पाकिस्तान भी आ सकता है, जा सकता है, ठीक है। लेकिन यह अनिवार्य प्रावधान नहीं है। अगर कोई देश को लगता है कि हमारा सुरक्षा को खतरा है, तो दूसरे देश के लिए क्या कर सकता है कि अपना एयर स्पेस को रोक सकता है, ब्लॉक कर सकता है। इससे कोई उल्लंघन आपको नहीं होगा, आपको शिकागो कन्वेंशन का। अब पढ़िए, शिकागो कन्वेंशन के तहत सदस्य देशों को अपने हवाई क्षेत्र को सभी नागरिक उड़ाने के लिए खुला रखना अनिवार्य है। नहीं भाई, अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य आपको नहीं है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो मतलब ये आंसर आपको नहीं होगा, ठीक ना। आइए, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय विमानन कानून का उल्लंघन किए बिना राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए अपने हवाई क्षेत्र बंद कर सकता है। हाँ भाई, कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आंसर हो जाएगा दू, मतलब दू तो सही है बबुआ, लेकिन ये क्या गलत है। मार्क कार्नो ने हाल ही में चुनाव जीता है, वह किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए, मार्क कार्नो की बात करते हैं। पहले अब कनाडा का नाम सुना होगा, कनाडा। तो कनाडा में पहले क्या था, जस्टिस ट्रूडो थे लिबरल पार्टी से, लेकिन क्या वो ऐसा वहाँ पर राजनीतिक समीकरण बना कि उनको हटना पड़ा। अब बाद में क्या है कि मार्क कार्नो क्या किए, आपको प्रधानमंत्री बने। और जब चुनाव वहाँ पर हुआ तो लग रहा था कि कंजर्वेटिव पार्टी वहाँ पर जीत जाएगा, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी नहीं जीता, बल्कि फिर से क्या वो लिबरल पार्टी आपको जीत गया, और ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, कनाडा के। आइए, बोस्टन टी पार्टी की बात करते हैं। ये बेसिकली बोस्टन बंदरगाह पर क्या है कि चाय के डब्बा को बंदरगाह के नीचे फेंक दिया गया था, है ना। इसका नेता कौन था, नेता पूछता है बोस्टन टी पार्टी का क्या था, सैमुअल एडम। क्या नाम था, सैमुअल एडम्स। ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित क्या है घटना है, और बोस्टन टी पार्टी 1773 में हुआ था, और 1773 में हमारे यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। इसको भी कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। आइए, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, किस नदी पर है। देखिए, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना है, एक बार 2018 में क्या कि नरेंद्र मोदी उद्घाटन किए थे, क्लियर है, ठीक है। लेकिन ये चर्चा में था, इस कारण डाल दिया है। एक्चुअली क्या है, किशन गंगा नदी पर, किस पर है, किशन गंगा नदी पर है। लेकिन यहाँ पर कहीं तो किशन गंगा है नदी, किशन गंगा नदी कहीं है नहीं। तो यह जो किशन गंगा नदी है ना, यह किशन गंगा नदी क्या है कि झेलम नदी में आके मिल जाती है। तो झेलम में क्या है, सहायक नदी है, तो किशन गंगा नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, झेलम बना लेंगे। तो यही आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस देश ने मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करके गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। कौन किया, आपको चीन किया है। एक करंट अफेयर देखिए, एक होता है परमाणु बम। तो परमाणु बम में क्या होता है कि नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर जो होता है फिजन काम करता है, लेकिन यह अनियंत्रित होता है। एक होता है नाभिकीय रिएक्टर। तो नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है कि आपको इसमें भी क्या होता है, न्यूक्लियर विखंडन भी होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, लेकिन यह क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। एक होता है हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि आपको नाभिकीय संलयन, यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन, इसको हिंदी में बोलते हैं संलयन अभिक्रिया होता है, ठीक ना। तो ये यहाँ पर क्या है कि मैग्नीशियम हाइड्राइड का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर हाइड्रोजन बनाया गया। ये मतलब ये फ्यूजन से अलग चीज़ है, और यह कौन बनाया, आपको चीन बनाया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कौन सा अमेरिकी राज्य जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। देखिए, अमेरिका में क्या कैलिफोर्निया है, ये क्या है, दुनिया के चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है। समझिए यहाँ पर कहानी क्या था, ऐसा देखिए, अमेरिका क्या है, पहला स्थान पर विश्व अर्थव्यवस्था है, दूसरा स्थान पर चीन है, और चौथा पर कौन है, तीसरा पर कौन है आपको जर्मनी है, और चौथा पर कौन था, आपको जापान था, है ना। अब पाँचवा पैसे कौन आता है, भारत आता है। मतलब ये देश में बात करते हैं। अब बात करता है ना कि जापान का जितना आपको जीडीपी है, उससे ज़्यादा क्या अमेरिका में एक राज्य है कैलिफोर्निया, ठीक ना, उसका 4 पॉइंट समथिंग क्या हो गया, आपका इकोनॉमी का साइज हो गया। तो बोल सकते हैं कि एक राज्य अमेरिका का क्या है, जो जापान जैसा देश से क्या है, आपको उसका अर्थव्यवस्था क्या आपको बड़ा है। तो आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया हो जाएगा। अब आइए, 2024 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन है। भारत का स्थान कौन सा चीज़ में कितना आपको याद करना पड़ेगा रट करके। तो भारत का स्थान जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कितना है, आपको 39, कितना आपको 39 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब कौन में कितना आपको याद करना पड़ेगा, रट लीजिएगा बाबू, इसमें ज़्यादा कोई कंसेप्ट है नहीं, ये रट्टे वाला चीज़ें है। हालांकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कीजिएगा ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो उसमें भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है, उसमें क्या है, वैश्विक भूखमरी सूचियों से भारत का स्थान 2024 में 105 है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होता है, उसमें हमारा 96 रैंक है।
सिंधु जल समझौता के बारे में कौन सा सही कथन की पहचान करें। अब देखिए, सिंधु जल समझौता की चर्चा में था 1960 में। क्या था, क्या समझौता यह किया गया था? यह किया गया था मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच, यह कराची में यह समझौता किया गया था। क्लियर है। और यह जो है विश्व बैंक यहाँ पर मध्यस्थता किया था। और ये क्या है कि 19 सितंबर 1960 में इसको साइन किया गया था। हालांकि एग्जाम में डेट इतना याद रख पाना संभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसको याद रखिएगा। अब इसमें क्या है कि ASBR और CGI, सतलज ब्यास रावी का इस्तेमाल 80% भारत करेगा, 20% पाकिस्तान करेगा। C से हो गया चेनाब, J से हो गया झेलम, I से इंडस मतलब सिंधु हो गया। ये तीनों के 80% पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, 20% भारत करेगा। इसका SBR कितना था, 80% भारत है, 20% पाकिस्तान करेगा, ऐसा था, इसमें प्रावधान था। ठीक है। तो भारत का क्या, पहलगाम में जो अभी आतंकवादी घटना हुआ उसके बाद क्या किया, इसको सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड मतलब क्या होता है, टेम्पोररी रूप से स्थगित करना है, समाप्त करना नहीं होता। किसी को नौकरी से सस्पेंड कर दिया। एक होता है टर्मिनेट करना, टर्मिनेट मतलब खत्म, और सस्पेंड मतलब क्या है, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, है ना। तो यहाँ पर आइए, इसको खाली पता रहता था आपको क्वेश्चन बन जाता। तो यहाँ पर देखिए दिले, हाल ही में भारत ने सिंधु जल समझौता को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। नहीं भाई, हमेशा के लिए समाप्त नहीं किया है, सिर्फ सस्पेंड किया है। तो मतलब कि सही कथन की पहचान करना था, तो 4 नंबर गलत हो गया, 4 गलत हो गया। तो इनमें सभी तो आंसर होगा नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि भाई 4 इसमें भी दिया गया है। अब आइए, सिंधु जल संधि नदियों के जल वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान की संधि हुआ है, सही बात है। इस संधि में विश्व बैंक, जिसको IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तत्कालीन पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक कहा जाता है, मध्यस्थता किया था, सही बात है। इस संधि पर कराची में हस्ताक्षर हुआ था 19 सितंबर 1960 को। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान किए थे। आपको सही है। तो मतलब कि बाकी सही था और 4 नंबर गलत था। तो 1 2 क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बी हो जाएगा। किसका, आपको 95 नंबर का। अभ्यास डेजर्ट फ्लैग, यह बेसिकली क्या, UAE संयुक्त, एक होता है USA संयुक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। एक होता है UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब। तो ये अभ्यास डेजर्ट फ्लैग क्या है कि एयरफोर्स का एक्सरसाइज है जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यह एक होता है मेहमान जो गया है, और मेज़बान जो कर रहा है। तो होस्ट कौन है आपको, यही है, UAE है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। तो रायसीना डायलॉग जो है मिडिल ईस्ट में, आपको यही UAE में क्या, अबू धाबी में किया गया है पहला बार। तो यही हो जाएगा 97। ये सब करेंट अफेयर है। केमनारा और बोकरौन बंदरगाह जो खबर में था, यह बोलता है यह कहाँ पर है, यह बोलता है यह कहाँ पर है। तो जानते हैं क्या है, ये समझिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका समझने के लिए है। यहाँ पर क्या, क्यूबा है। जानते हैं कि अमेरिका में क्या है, बहुत सारा अलग अलग देश से क्या है, इलीगल तरीके से वहाँ पर सब क्या है, गया हुआ है। जब इलीगल तरह से वहाँ पर गया हुआ है, तो बोला यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप वगैरह का नाम क्या है कि सबके पकड़ एक तो देश में सबके अलग अलग भेज दो, जहाँ से आया, प्लस कुछ हो क्या है कि यहीं पर खाड़ी में क्या करो, यहाँ पर भेज दो। तो एक कैमनेरा और क्या है बोकरौन बंदरगाह चर्चा में आ गया था। तो ये कहाँ पड़ता है, ग्वातानामो खाड़ी में। कहाँ पड़ता है, ग्वातानामो खाड़ी में पड़ता है, ग्वातानामो खाड़ी में पड़ता है। आगे चलिए, केंद्रीय बजट जो जारी किया गया था उसमें घोषित किया गया था एक योजना का, उसका नाम था, उसका उद्देश्य क्या था कि 100 क्षेत्र के किसानों को सहायता प्रदान करना है। और यह बेसिकली इसका नाम क्या था योजना का, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। क्या नाम था, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दक्षिण जॉर्जिया द्वीप जो समाचार पत्र में देखा गया, यह किस महासागर में है, ठीक ना। तो ये क्या पड़ता है, दक्षिण जॉर्जिया द्वीप जो है ये आपको पड़ता है अटलांटिक में। कहाँ पड़ता है, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आप लोग बताइएगा कि इसमें कितना आप लोग का स्कोर कर पाएँ। देखिए क्वेश्चन बेसिकली ज़्यादा टफ नहीं, लेकिन इसका ऑप्शन जो है टफ बनाने का प्रयास किया। ऑप्शन ही क्वेश्चन को टफ या आसान बनाता है। तो बताइए किया कि पहले अगर आपको 75 के आसपास स्कोर आता तो आप सेफ थे। इसमें 65 के आसपास अगर स्कोर आ रहा है जनरल कैटेगरी से, तो आप सेफ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।